ये कहानी आप ऑडियो एफएम पर सुन रहे हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये बस लेखक की कल्पना मात्र है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अध्याय 41, बड़ी मुसीबत। तारांकन होश। आदित्य के पास चकमा देने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि वह अनन्या का सामना कर रहा था जो इतना मजबूत था। अपनी असहायता के तहत वह केवल 3 थंडर शैलियों की पहली शैली का उपयोग कर सकता था। इसके साथ आदित्य बिजली की तरह था। उनकी गति तुरंत कई बार बढ़ी और वह धराशायी हो गए, आखिरकार अनन्या के हमले को चकमा दे। उसकी शक्ति इतनी मजबूत कैसे है? आदित्य हैरान था। उनके अनुमानों के अनुसार अगर उन्हें 8वें स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ सामना करना पड़ा, भले ही वह जीत नहीं सकते थे, कम से कम काफी लड़ाई हो सकती है। लेकिन अनन्या के हमले के साथ, और यह स्पष्ट रूप से केवल एक सामान्य हमला था, इसने आदित्य के ट्रम्प कार्ड को मजबूर किया, जो 3 थंडर स्टाइल थे जिसमें वह आमतौर पर उपयोग नहीं करते थे। ये बस उनकी कल्पना को पार कर गया। HMPH, आपको लगता है कि आप केवल एक ही हैं जो रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित हैं। आदित्य के चकित चेहरे को देखकर अनन्या ने आदित्य को एक नजर से गोली मार दी। उसने अब आदित्य पर हमला नहीं किया। वह सिर्फ हॉल में कुर्सी पर बैठी एक सेब उठाया और उसे काटने लगा। रहस्यमय तकनीक, आप रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित हैं। आदित्य और भी अधिक हैरान था। बेशक वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रहस्यमय तकनीक क्या थी। उन्हें रहस्यमय तकनीक कहा जाता था क्योंकि वे तकनीक थे और वे रहस्यमय थे। जो लोग खेती करने वाली तकनीक को समझते हैं वे आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर सकते हैं। यदि उनके पास अच्छी प्रतिभा थी तो उनके लिए मूल दायरे में सफलता के लिए पूरी तरह से संभव था। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास केवल उन खेती की तकनीकें थीं, मूल क्षेत्र का पहला स्तर उनकी खेती का अंत होगा। उदाहरण के लिए आदित्य के दादा भिवनाथ। यह इसलिए था क्योंकि मूल क्षेत्र एक नया क्षेत्र था। जो कुछ भी आवश्यक था वह आध्यात्मिक ऊर्जा का संघनित नहीं था। यह मूल शक्ति थी। मूल शक्ति आसमान और पृथ्वी के बीच मौजूद थी, लेकिन तकनीकों की खेती करके ये सांद्रता नहीं थी। मूल शक्ति को संघनित करने का एकमात्र तरीका रहस्यमय तकनीकों का उपयोग करना था। लेकिन तकनीक बहुत कीमती और बहुत दुर्लभ थी। अफवाहों के अनुसार पूरे एजियो ड्रैगन स्कूल में उनमें से केवल कुछ किताबें थीं, और बड़ों के अलावा केवल मुख्य शिष्य केवल उनमें प्रशिक्षित कर सकते थे। लेकिन अनन्या केवल एक आंतरिक अदालत शिष्य थी, इसलिए वह रहस्यमय तकनीकों में कैसे प्रशिक्षित हो सकती थी? जब तक, क्या यह अजीब है? यहाँ तक कि आप रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं नहीं कर सकता? अनन्या ने अपने होठों को घुमाया और कहा। तो इस लड़की ने सोचा कि मैंने रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित किया है। आदित्य समझ गया। उन्होंने केवल रहस्यमय तकनीकों की रहस्यमयता के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन थोड़ा और ध्यान से सोचते हुए इस बिंदु तक उसके सभी व्यवहार वास्तव में उन अफवाहों के समान थे जो रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित थे। ओई, यह अभिव्यक्ति क्या है? मुझे यह न बताएं कि आपने तकनीकों में प्रशिक्षित नहीं किया है और यह वास्तव में आपके अजीब जन्मजात उपहार के कारण था कि आप मजबूत को कमजोर के रूप में हरा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, मैंने वास्तव में रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित नहीं किया। आदित्य ने कहा। आप सच कह रहे हैं। अनन्या चला गया। मिमी, आदित्य ने सिर हिलाया। एक अच्छे के लिए आदित्य को घूरने के बाद, जैसे कि उसके झूठ बोलने के संकेत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में उसने सदमे से कहा, ऐसा लगता है कि जिन लोगों की आत्मा शक्ति है वे काफी प्रभावशाली हैं। यदि आप रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो आप पहले से ही इतने मजबूत हैं, आपके द्वारा किए जाने के बाद क्या होगा? उद्धरण चिन्ह, क्या मैं संभवतः रहस्यमय तकनीकों जैसी चीजों में प्रशिक्षित कर सकता हूँ? आदित्य ने अपना सिर हिला दिया। यदि यह संभव था तो वह वास्तव में तथाकथित रहस्यमय तकनीकों को देखना चाहता था। विशेष रूप से अब जब वह जानता था कि अनन्या, जो पहले से ही रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित थी, इतनी जल्दी सुधार हुआ और खेती इतनी मजबूत हो गई। वह उन रहस्यमय तकनीकों के लिए और भी अधिक तत्पर थे। आदित्य को देखते हुए, जिसने तड़प की अभिव्यक्ति का खुलासा किया, अनन्या ने इस तरह से भड़काया जैसे कि बहुत कठिन निर्णय। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, मैं आपको रहस्यमय तकनीक दे सकती हूँ। क्या आप सच बोल रहे हैं? उन शब्दों को सुनकर आदित्य की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। क्या ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? अनन्या का चेहरा गंभीरता से भरा था। कीमत क्या है? कीमत विंग्स गठबंधन में शामिल होने की है।
आप क्यों चाहते हैं कि मैं विंग्स एलायंस में शामिल हो जाऊं? क्योंकि मैं आपको रस्सी करना चाहता हूं। अभी मैं विंग्स एलायंस में हूं। विंग्स एलायंस मेरी शक्ति पर भरोसा कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप शामिल होते हैं तो आप इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पीछे हटने की कोई सड़क नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आपका क्या मतलब है? आदित्य ने असहज महसूस किया। क्या आप नहीं जानते कि जियान चेन, जिसे आपने अभी अभी पीटा है, वह एलायंस मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड एलायंस का छोटा भाई था? अनन्या ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। तुम लानत हो लड़की। आदित्य अचानक सब कुछ समझ गया। इतना करने के बाद न केवल उसने उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, उसने भी उसके और तलवार गठबंधन के बीच अनियंत्रित घृणा की। यदि वह जिस व्यक्ति को पीटता है वह केवल तलवार गठबंधन के नियमित सदस्य थे, तो शायद तलवार गठबंधन उसकी ताकत के कारण उसे अनदेखा कर देगा और इसे बहुत ज्यादा नहीं देखता। लेकिन एक आदित्य ने पीटा गठबंधन मास्टर का अपना छोटा भाई था। इसके साथ तलवार गठबंधन निस्संदेह इसकी जांच अंत तक करेगा, क्योंकि न केवल इसमें उनके चेहरे शामिल थे, इसमें पारिवारिक स्नेह शामिल था। मुझे पता है कि आपके पास एक ऐसी आत्मा है जो आकाश या पृथ्वी से डरती नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप डर नहीं सकते। फिर आपके नंदनी और आपके जोशी परिवार के बारे में क्या वे डरेंगे? अनन्या ने फिर से कोशिश की और कहा, मैंने वास्तव में आपको कम कर दिया है। आदित्य ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह उसे इतना समझेगी। ये स्पष्ट था कि उसने उसके बारे में विवरण की जांच की, लेकिन उसने अभी भी गंभीरता से कहा, मेरा जवाब अभी भी उन शब्दों है। मैं इनकार करता हूं। आदित्य, क्या आप बस थोड़ा बहुत अभिमानी नहीं हैं? अनन्या काफी गुस्से में थी। यहां तक कि रहस्यमय तकनीकों के साथ उन्होंने अभी भी इनकार कर दिया। इसने वास्तव में उसे इसे सहन करने में असमर्थ बना दिया और उसके बॉस टेम्पर ने तुरंत बाहर निकलना शुरू कर दिया। यह मेरे अभिमानी होने या नहीं होने की समस्या नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूं जो मुझे धमकी दे रहे हैं। आप छोड़ सकते हैं। आदित्य ने अपना हाथ आगे पीछे किया। अनन्या द्वारा उस तरह से जबरदस्ती होने के बाद ये सामान्य नहीं होगा यदि आदित्य नाराज नहीं था। तारांकन बैंग, लेकिन उस समय आदित्य के अपने निवास के लिए दरवाजा हिंसक रूप से किसी के द्वारा खोला गया था। उसके बाद सतीश ने ठोकर खाए और अपने तरीके से फंसा। जब उन्होंने आदित्य को देखा तो ऐसा लगता था जैसे उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा हो। उन्होंने जोर से चिल्लाया, युवा मास्टर आदित्य, कृपया उन्हें बचाएं या फिर बहुत देर हो जाएगी। सतीश, क्या हुआ? ये देखकर आदित्य बहुत चिंतित था, क्योंकि उसने सतीश को चोटों के साथ देखा था। जाहिर है कि वह एक तीव्र लड़ाई से पीड़ित था। युवा मास्टर आदित्य, युवा महिला नंदनी। सतीश का एक पूरा चेहरा घबराहट थी और कुछ शब्दों को छीन लिया गया था। जल्दी से मुझे वहां ले आओ। नंदनी नाम सुनने के बाद आदित्य ने बहुत परेशान नहीं किया और बाहर निकलते समय सतीश को खींच लिया। लेकिन जाने से पहले आदित्य ने अनन्या को एक नज़र से गोली मार दी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शायद तलवार गठबंधन था जो आया था। वे इतनी तेजी से आए। ये देखकर अनन्या ने अपना मुंह ऊपर की ओर घुमाया और थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसने भी उनका पीछा किया। और सड़क पर यह पता चला कि सतीश और अन्य लोग तलवार गठबंधन के बदला लेने से नहीं मिले। उन्होंने एक और गठबंधन को उकसाया। इससे पहले आदित्य के जाने के बाद नागेश और अन्य एक वसायुक्त से मिले। उस फैटी ने नंदनी और तन्वी की सुंदर उपस्थिति को देखा और उन्हें भीड़ के सामने छेड़ा। इसलिए नागेश और अन्य लोगों ने उस फैटी को पिटाई शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इसने विशेषज्ञों के एक समूह को आकर्षित किया। तो वसायुक्त, जो केवल आत्मा के दायरे के तीसरे स्तर में था, एक गठबंधन का एक मास्टर था। न केवल बहुत सारे लोग थे, कई विशेषज्ञ थे। अभी जोशी परिवार उनके द्वारा पकड़ा गया था और सतीश बाहर भागने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। रुको, क्या उस फैटी का नाम जसवंत होगा और उसके गठबंधन को देव गठबंधन कहा जाएगा? अनन्या ने बात की और पूछा। मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा है, लेकिन उसका गठबंधन वास्तव में देव गठबंधन है, सतीश ने जवाब दिया। उस पल में अनन्या, जो हमेशा डरती थी कि कुछ भी नहीं हुआ, और उसने आदित्य के लिए एक भारी अभिव्यक्ति के साथ कहा, आदित्य, आपका परिवार बड़ी परेशानी में पड़ गया है। अध्याय 42 1 के रूप में 100 से मिलान। आपका क्या मतलब है? अनन्या की गंभीरता को सुनकर आदित्य ने यह भी समझा कि वे लोग इतने सरल नहीं हो सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस फैटी को जसवंत कहा जाता है। यद्यपि वह केवल आत्मा के दायरे के तीसरे स्तर में है, वह वास्तव में देव गठबंधन का गठबंधन मास्टर है। उद्धरण चिन्ह। वह देव गठबंधन कोई सरल बात नहीं है।
उनके पास कम से कम 100 सदस्य हैं और उनके भीतर 7वें स्तर के 2 विशेषज्ञ हैं। पूरे आंतरिक अदालत में कई गठबंधनों में देव गठबंधन कम से कम शीर्ष 10 में है। उद्धरण चिन्ह। वहाँ एक कारण है कि देव गठबंधन की तरह कचरा इतने सारे सदस्यों को शामिल होने के लिए भर्ती कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि वह निर्भर करता है? क्या उनके दादा अमित एजियो ड्रैगन स्कूल के इनकोर्ट सजा विभाग के प्रबंधक हैं? इसके अलावा जसवंत देव परिवार में शेष एकमात्र बेटा है, इसलिए उनके दादा ने उन्हें बहुत बिगाड़ दिया। जसवंत के पास इस तरह की शक्तिशाली रैलियां हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने दादा के साथ अपने संबंधों के कारण है। आंतरिक अदालत के भीतर जब तक कि वे मारते नहीं हैं तब तक कोई भी देव गठबंधन के सदस्यों द्वारा लगभग किसी भी अपराध की जांच नहीं करेगा। यही कारण है कि वे इतने लापरवाह हो सकते हैं। अनन्या ने समझाया। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? आदित्य की टकटकी अधिक भारी हो गई। देव गठबंधन ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आप उकसा सकते हैं, लेकिन जब तक आप विंग्स एलायंस में शामिल होते हैं तब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अनन्या मुस्कुराए और कहा, हम दोनों मानव हैं और ऐसा कोई नहीं है जो मैं भड़का नहीं सकता। इसके अलावा आपको कुछ गलत मिला है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे भड़का रहा हूं, यह है कि वह मुझे उत्तेजित कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं, लेकिन यह मेरे अपने परिवार का व्यवसाय है। एक आदमी के रूप में मैं खुद से निपटना चाहता हूं। ये कहने के बाद आदित्य ने सतीश पर विचार किया। सतीश, रास्ता लीड। ठीक है। सतीश के लोड उत्तर के बाद वे जल्दी से देव गठबंधन की ओर भाग गए। यह आदमी वास्तव में एक कमीने है। नमक और तेल बस उसके साथ मिश्रण नहीं करता है। आदित्य और सतीश की पीठ को देखते हुए अनन्या ने अपने छोटे से मुंह को उकसाया, लेकिन हिचकिचाहट के एक त्वरित क्षण के बाद उसने अभी भी उनका पीछा किया। आंतरिक अदालत में एक निश्चित क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निवास था। यह जसवंत का घर था और देव गठबंधन का मुख्यालय भी था। उस क्षण में देव गठबंधन के बाहर कई सैकड़ों आंतरिक अदालत के शिष्य थे जो चारों ओर इकट्ठा हुए थे और पर्यवेक्षकों की मात्रा बढ़ती रही थी, क्योंकि देव गठबंधन के विशाल दरवाजों के सामने वहां 1 दर्जन या तो शिष्य थे। उनका मांस खुला हुआ था और उनके शरीर पर ताजा खून था। कुछ लोग पहले से ही बेहोश हो गए थे। वे लोग नागेश, अनीश, राकेश और अन्य थे। जल्दी से देखो, देव गठबंधन फिर से शिष्यों को धमकाने के द्वारा एक प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कोई इसका प्रबंधन नहीं कर रहा है? इसका प्रबंधन कौन कर रहा है? इनकोर्ट सजा विभाग के प्रबंधक जसवंत के दादा हैं। कौन उसे आंतरिक अदालत में प्रबंधित करने की हिम्मत करता है? वह आंतरिक अदालत में एक छोटे से अधिपति की तरह है। उद्धरण चिन्ह। शुश, शांत नीचे। यदि आप देव गठबंधन को आपको सुनने देते हैं तो आप उन लोगों की तरह ही समाप्त हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दुख की बात है कि वे 2 युवा लड़कियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन मुझे डर है कि वे जसवंत द्वारा बर्बाद होने जा रहे हैं। अवलोकन करने वाले शिष्यों ने क्रोधित होने की हिम्मत की, लेकिन बोलने के लिए नहीं। यद्यपि आंतरिक अदालत में सभी गठबंधन शक्तियों के भीतर देव गठबंधन सबसे मजबूत नहीं था, उनकी पृष्ठभूमि बहुत गहरी थी। धिक्कार है, वह जसवंत मौत की तलाश में है। बस उस समय आदित्य और अन्य जल्दी से पहुंचे। जोशी परिवार को देखकर जो बुरी तरह से घायल हो गया था, आदित्य के पास अपने गुस्से को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था और सीधे देव गठबंधन की ओर बढ़ा। हाल्ट, ये देव गठबंधन मुख्यालय है। गैर देव गठबंधन सदस्यों को अनुमति नहीं है। किसी को देखकर करीब हो रहा था एक सदस्य जिसने गेट्स को देव गठबंधन में जोर से चिल्लाया। लानत है तुम पर। आदित्य ने छलांग लगाए और उस व्यक्ति को जमीन पर लात मारी। उसके बाद आदित्य ने उस व्यक्ति के कॉलर को खींच लिया और 3 बार अपने चेहरे को मुक्का मारा। उस व्यक्ति का चेहरा खून से भरा था और उसकी नाक कुटिल थी। उसके बाद आदित्य ने अपनी बांह लहराए और उस व्यक्ति को रेत के बैग की तरह हवा में फेंक दिया। एक सुंदर वक्र के बाद ये देव गठबंधन के आंगन में उतरा। देव गठबंधन के लोग सुनो, जल्दी से नंदनी और तन्वी को छोड़ दे या फिर मैं आपके गठबंधन पर रौन दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। पास के पर्यवेक्षकों का उल्लेख नहीं करने के लिए, लेकिन यहां तक कि देव गठबंधन निवास के भीतर के लोग इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। धिक्कार है। वह आदमी कौन है? वह देव गठबंधन को उसी तरह चुनौती देने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए वह इस साल का नया शिष्य लगता है। ये वास्तव में नवजात बछड़ा बाघ से डरता नहीं है। वह पूरे देव गठबंधन को चुनौती देने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि वह जीने से थक गया है।
बहुत से लोगों ने आदित्य के प्रति श्रद्धांजलि दी क्योंकि वे सभी महसूस करते थे कि वह मौत की तलाश में ऐसा ही कर रहे थे। दरअसल जैसे ही आदित्य ने बात की, देव गठबंधन निवास के दरवाजे हिंसक रूप से खुल गए। एक पूरे 100 लोग आक्रामक रूप से बाहर निकल गए। वे लोग अभी भी युवा थे और वे सभी लंबे और बड़े थे। उनकी ताकत भी कमजोर नहीं थी। सबसे कमजोर आत्मा क्षेत्र के 4वें स्तर पर था, सबसे मजबूत 6वें स्तर पर था। कौन सा कमीने देव गठबंधन में इतनी बेतहाशा काम करने की हिम्मत करता है? उसे तोड़ो। एक व्यक्ति को आंगन में देखा और उस सदस्य को देखा जिसकी नाक की कुटिल और आंखें फिसल गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और आदित्य की ओर बढ़े। आज जो लोग मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत करते हैं वे परिणाम प्राप्त करेंगे। जैसा कि उन्होंने निकट 100 देव गठबंधन के सदस्यों का सामना किया, गुस्से में आदित्य थोड़ा सा वापस नहीं आया। वह एक पागल बाघ की तरह था और उसने देव गठबंधन की सेना में छलांग लगाए। आदित्य के हमले बेहद निर्दयी थे। उन लोगों के लिए जो उसके द्वारा पकड़े गए थे, प्रकाश चोटें गंभीर चोटें थीं और भारी चोटें वे थीं जो तुरंत चेतना खो देते थे। हर कदम ने खून निकाला और वह अद्वितीय था। उसके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्तर 4S या स्तर 6S था, उनमें से कोई भी अपने हमलों में से एक को लेने में सक्षम नहीं था। एक पल में दर्द के सभी प्रकार हर जगह गूंजते हैं। आकाश, यह आदमी कौन है? वह इतना मजबूत कैसे है? वह बहुत डरावना है। इतनी उम्र में वह पहले से ही बहुत निर्दयी है। ये कि हड्डी भेदी हत्या का इरादा वास्तव में सीधे आत्मा के पास जाता है और लोगों को भयभीत करता है। आदित्य ने देव गठबंधन में वध किया। एक पलक के साथ पूरे देव गठबंधन को पूरी तरह से पराजित किया गया था। हर कोई आश्चर्य में रोया और यहाँ तक कि कुछ पर्यवेक्षक डर में कांप गए। उन 100 युवा पुरुषों के लिए वे देव गठबंधन के सदस्य भी कैसे थे जो लोगों को उनके नाम से घबराते थे। आदित्य के सामने वे केवल दयालु छोटी भीड़ का एक समूह थे। बाघ के सामने यहाँ तक कि भेड़िए भी विनम्र होंगे। राक्षसों के सामने भी बुरे लोग दयालु बन जाएंगे। यह आदमी, मैंने अभी भी उसे कम करके आंका। अनन्या की सुंदर जोड़ी आंखें छिपी हुई थीं, क्योंकि वह भीड़ के भीतर एक कोने में थी जो आदित्य के विनाश को देख रही थी। उसका प्यारा चेहरा अब शांत नहीं था, अपनी चकमा देने की ताकत का उल्लेख नहीं करने के लिए, लेकिन वह उस उम्र में पहले से ही बहुत निर्मम था। यहाँ तक कि अगर यह अनन्या थी तो वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वे अभी भी इतने छोटे थे, लेकिन आदित्य ने किया। यदि यह एजियो ड्रैगन स्कूल के नियमों के लिए नहीं होता तो अनन्या को कोई संदेह नहीं था कि आदित्य ने वहां सभी लोगों को मार दिया होगा। इसका मतलब ये भी था कि आदित्य का दिमाग अभी भी स्पष्ट था। लेकिन इस तरह की उग्र परिस्थितियों में एक स्पष्ट दिमाग बने रहने में सक्षम होने के लिए आदित्य की डराने के बारे में और भी अधिक कहा। यदि वह इस उम्र में पहले से ही ऐसा होता तो बड़ा होने पर क्या होता? उस पल में अनन्या वास्तव में आदित्य के प्रति पूरी तरह से नई समझ थी। अध्याय 43 एक हत्या भगवान। हे मेरी दो सुंदरियां, आइए देखें कि आप दोनों अब कैसे विरोध कर सकते हैं। देव एलायंस निवास के एक निश्चित कमरे में एक फैटी, जिसके पास पुस्ट्यूल्स का एक पूरा चेहरा था, वसा प्रधान था और नंदनी और तन्वी को देखते हुए बड़े कान बिस्तर पर थे। वह देव गठबंधन कुख्यात बिग मोलेस्टर जसवंत के गठबंधन मास्टर थे। मिमी टिल्डर 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 नंदनी और तन्वी के हाथ और पैर कसकर बिस्तर के सिर से बंधे थे, यहाँ तक कि उनके मुंह को बंद कर दिया गया था। उनकी आंखें डर से भरी हुई थी क्योंकि वे कांपते थे और लगातार संघर्ष करते थे। इसके अलावा उन 3 लोगों के अलावा उस समय कमरे के भीतर 2 युवा भी खड़े थे। वे 2 आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के विशेषज्ञ थे जो देव गठबंधन के भीतर सबसे मजबूत थे। जैसा कि वे वहां क्यों थे, इसका कारण काफी मनोरंजक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जसवंत की ताकत बहुत कमजोर थी और उनके पास नंदनी और तन्वी का आरोप लगाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उनके पास तन्वी और नंदनी को टाई करने के लिए उन दोनों को पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जसवंत के लिए यह आसान था। उन्होंने इस तरह की भयानक चीजें नहीं की। सबसे अधिक संभावना है जसवंत को ताज़ा महसूस करने के बाद वे एक मीठा स्वाद ले सकते थे। इसलिए उस पल में उन्होंने छोड़ने की योजना नहीं बनाई। उन्होंने दृश्य पर एक रियलिटी शो देखने के लिए तैयार किया क्योंकि वे जसवंत के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद वे इस पर भी जा सकते थे, वाया टिल्डर टिल्डर टिल्डर। लेकिन बस उस पल में एक और दिल दहला देने वाला रोना बाहर से आया। रोता है जैसे पहले कई बार बजता था। इसने जसवंत को भड़काया। उन्होंने 2 लोगों से कहा, जाओ एक नजर रखना। उन्हें बताओ कि यह रुकने का समय है ताकि यह मेरे मूड को बर्बाद न करे।
जसवंत के आदेशों को सुनकर, हालांकि उनमें से दोनों अनिच्छुक थे, उन्हें देव गठबंधन के सदस्यों को रोकने के लिए चारों ओर घूमना पड़ा और नीचे जाना पड़ा, जिन्होंने उन आक्रमणकारियों को हराना जारी रखा। लेकिन जैसे ही वे हॉल में प्रवेश करते थे, उन्होंने एक बड़ी उछाल सुनी। निवास का बड़ा दरवाजा खुला हुआ था और एक शव भी उड़ गया था। ये है। मुख्य हॉल में उड़ने वाले व्यक्ति के पास एक खूनी चेहरा था और वे ये पता लगाने में असमर्थ थे कि वह व्यक्ति कौन था। लेकिन उनके कपड़ों पर उस पर एक देव चरित्र लिखा गया था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से उनके अपने गठबंधन के सदस्य थे। लानत है। जैसा कि उन्होंने देखा कि उनके अपने लोगों को इस तरह से पीटा जा रहा है, उन दोनों को तुरंत गुस्सा आ गया। यद्यपि जसवंत देव गठबंधन के मालिक थे, वास्तव में वे गठबंधन में सबसे मजबूत थे। लेकिन जैसे जैसे वे आक्रामक रूप से दरवाजे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, आंगन में दृश्य ने उन दोनों को भी चौंका दिया। उस समय देव गठबंधन के विशाल आंगन में देव गठबंधन के सदस्य हर जगह झूठ बोल रहे थे। उन सभी को बुरी तरह से मंगलाया गया था और चेतना खोने वाले लोगों के अलावा बाकी जमीन पर लुढ़क रहे थे और जोर से दर्द में हावी हो रहे थे। ये बेहद कठोर था। आदित्य वर्तमान में एक व्यक्ति के कॉलर पर पकड़ रहा था। हालांकि वह व्यक्ति अंतहीन भीख मांग रहा था, लेकिन उसे स्थानांतरित नहीं किया गया था। उन्होंने जमकर मुक्का मारा और कुछ हड्डी तोड़ने वाली आवाजों के साथ उस व्यक्ति का स्तन उसी तरह बिखर गया था। दर्द में एक हौवल के बाद वह बेहोश हो गया। फिर एक बिजुका की तरह आदित्य ने उसे ऊंचा फेंक दिया और एक कश के साथ वह कुछ जगह पर उतरा। इस प्रकार आदित्य पर हमला करने के लिए घिरे 100 देव गठबंधन सदस्य उसके द्वारा सभी को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन ये शुरू से अंत तक केवल एक छोटा क्षण बीत गया था। उस अंत ने अवलोकन करने वाले लोगों को आश्चर्य में अंतहीन रूप से चिल्लाया। कैसे एक युवक था, वह भगवान की हत्या करने वाले एक वास्तविक जीवन की तरह था। आदमी, तुम कौन हो? अचानक निवास के बड़े दरवाजों पर एक येल बाहर निकल गया। देखते हुए हर कोई हैरान था। वे सभी महसूस कर सकते थे कि आभा वे दोनों उत्सर्जित कर रहे थे, आत्मा के दायरे के 7वें स्तर से संबंधित थे। वे जानते थे कि देव गठबंधन के सबसे मजबूत लोग बाहर आए थे। यदि आदित्य जो पिटाई कर रहे थे वे झींगा सैनिक और केकड़े के जनरलों थे, तो वह वर्तमान में विशेषज्ञों का सामना कर रहे थे। हर कोई ये देखने के लिए तरस गया कि आदित्य और दोनों शुरू होने पर क्या होगा। आपको जल्द ही याद होगा कि मैं कौन हूं। आदित्य धीरे धीरे घूम गया और अपनी टकटकी लगा दी, जो दोनों की ओर से किलिंग के इरादे से भाप से भरा हुआ था। यह आदमी, जब उन्होंने आदित्य के बर्फीले चेहरे और टकटकी को मारने के इरादे से भरा हुआ देखा, तो उनके शरीर मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कांपते थे और वे एक कदम से अनियंत्रित रूप से समर्थन करते थे। एक अजेय भय उनके दिल के भीतर फैलने लगा। बस उस समय आदित्य ने अचानक हमला किया। वह आगे बढ़ा और वह एक धनुष से एक तीर की तरह था। वह तुरंत उड़ान की गति से भाग गया, जैसे कि उसका पूरा शरीर बिजली की किरण में बन गया और वह तुरंत 2 लोगों के सामने आ गया। इससे पहले कि उन दोनों ने भी इस बात पर प्रतिक्रिया दी, वे केवल उनके सामने कुछ बिजली के आंदोलनों और उनके सीने में क्यूई और रक्त के रोलिंग को महसूस करते थे। उसके बाद बिना बिजली के फर्श पर गिरते ही खून का एक माउथफुल स्प्रे हो गया। आकाश, ये शक्ति एक रैंक 4 कौशल से संबंधित है। ये कैसे संभव है कि यह आदमी रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता है? मुझे पता है कि मुझे पता है। वह इस साल के इनकोर्ट शिष्य परीक्षा का चैंपियन है, जो कि 40 भयंकर जानवरों का वध करने वाले भयंकर व्यक्ति हैं। ये कैसे संभव है? इनकोर्ट शिष्य परीक्षा केवल इतने लंबे समय तक पारित हुई। वह इतनी जल्दी रैंक 4 कौशल का उपयोग कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। इतना ही नहीं, उसकी आभा स्पष्ट रूप से आत्मा के दायरे के 6वें स्तर पर है। ये कैसे संभव है कि वह स्पिरिट रियल के 7वें स्तर के 2 विशेषज्ञों को तुरंत हरा देता है? क्या रैंक 4 कौशल वास्तव में भयानक है? अवलोकन करने वाली भीड़ तुरंत तेल का एक उड़ने वाला बर्तन बन गई। अगर यह कहा जाता है कि 100 देव गठबंधन से जूझते हुए आदित्य ने अपनी निर्ममता प्रदर्शित की, तो अब वह अपनी पूर्ण शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस सीमा को हिला देता था जो वे सहन कर सकते थे, और इसे इस हद तक करने में सक्षम होने के लिए वास्तव में एक प्रतिभा के रूप में देखा गया था। वास्तव में अज्ञानी, औसत दर्जे के लोग प्रतिभाओं की दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? अनन्या ने उस भीड़ पर एक नजर डाली जिसके पास झटके के चेहरे थे, फिर उसे आदित्य में वापस गोली मार दी। तभी उसे पता चला कि आदित्य निवास के मुख्य हॉल के भीतर गायब हो गया। लानत है, यह आदमी बहुत परेशानी में पड़ने वाला है। ये देखकर अनन्या का शरीर छलांग लगा और निवास की ओर बढ़ गया।
डार्लिंग, आप सही इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आपको साथ रखूंगा। उस कमरे में वापस जसवंत ने पहले ही अपने सभी कपड़े उतार दिए और अपने अतुलनीय रूप से बुरा शरीर का खुलासा किया। उनकी चमकती आंखों ने नंदनी और तन्वी को देखा जो बिस्तर पर थे। उसने बेशर्मी से अपने होठों को चाटा, उत्साह से उसके हाथों को रगड़ दिया, और जैसा कि वह बात कर रहा था वह खुद को उन दोनों पर फेंकने जा रहा था। तारांकन धमाके, लेकिन बस उस समय एक भारी शोर प्रतिध्वनित हुआ। ध्वनि के स्रोत की ओर देखते हुए जसवंत का चेहरा बहुत बदल गया और उसकी नेत्रगोलक लगभग डर से गिर गई, क्योंकि कमरे के दरवाजे के फ्रेम बाहर आ गए और उस पल में यह उसकी ओर उड़ रहा था। उस गति से ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह चकमा दे सकता था। तारांकन बूम! आह! एक उछाल के साथ दरवाजा फ्रेम जसवंत के शरीर पर जमकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फ्रेम को चकनाचूर कर दिया। फजी आंखें और एक चक्करदार सिर होने के दौरान जसवंत कमरे के कोने में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उसका शरीर लकड़ी की छीलन से भरा था और यह एक हल्का स्मैश नहीं था। जैसा कि वह धीरे धीरे ठीक हुआ, उसने सदमे से पता चला कि कमरे में एक और व्यक्ति था। वह व्यक्ति चकाचौंध करते हुए उसके सामने खड़ा था। यद्यपि ये केवल एक युवा था, उसका पूरा शरीर एक आभा का उत्सर्जन कर रहा था जिसने उसे भयभीत कर दिया। विशेष रूप से आंखों की जोड़ी। यह ऐसा था जैसे ये खून की चमक से भरा हो और वह एक शैतान की तरह लग रहा था। अध्याय 44। एक आपदा का आगमन। आप कौन है? ये पूरी तरह से डर से जसवंत को तोड़ दिया। वह पीछे हटता रहा, लेकिन वह पहले से ही दीवारों के कोने पर था और पीछे हटने का कोई और रास्ता नहीं था। तारांकन हुश आदित्य ने कुछ भी नहीं कहा और सीधे हमला किया। उसका हाथ एक ईगल के पंजे की तरह था। ये सीधे जसवंत के निचले हिस्से में नीचे चला गया और जसवंत के कमर पर पकड़ लिया। बोलो, इस चीज के साथ आपने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है? आदित्य अचानक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। इससे पहले कि जसवंत उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे, उन्होंने आदित्य को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने ये भी सोचा कि उनका मौका आया और उन्होंने तुरंत अपना तरीका बदल दिया और जोर से चिल्लाया। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं? यदि आप मुझे छूते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह आज से ही है। शायद आप उन लड़कियों पर प्रतिबिंबित कर सकते हैं जिन्हें आपने पहले बर्बाद कर दिया था। ये कहने के बाद आदित्य का हाथ अचानक बंद हो गया। आदित्य, बंद करो! बस उस समय अनन्या अंदर भाग गई। उसने आदित्य के आंदोलनों को देखा और रुकने के लिए उस पर चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवा से बचने की दो आवाजें बाहर लग रही थीं और आदित्य के हाथों से हर जगह खून बिखरा हुआ था। वह जसवंत एक सूअर मरने की तरह था। उसके दोनों हाथ उस क्षेत्र को कवर कर रहे थे क्योंकि वह जमीन पर आगे और पीछे लुढ़का हुआ था। लेकिन दर्द असहनीय था और वह जल्दी से बेहोश हो गया। आदित्य, आपने एक आपदा को हल्का कर दिया है। उस दृश्य को देखकर यहां तक कि अनन्या भी शांत नहीं रह पा रही थी। आपदा? उसने मेरे परिवार को छूने की हिम्मत की, इसलिए वह है जिसने एक आपदा को हिलाया। वह भाग्यशाली होना चाहिए कि उसने नंदनी को नहीं छुआ है, अन्यथा मैंने केवल उसके जन्नांगों को नहीं तोड़ा होगा, मैंने उसकी जान ले ली होगी। आदित्य ठंड से सूख गया और जल्दी से नंदनी और तन्वी की ओर चला गया। सोप टिल्डर। जब आदित्य ने नंदनी और तन्वी की रस्सियों को खोल दिया तो दोनों ने खुद को आदित्य के आलिंगन में फेंक दिया और ध्वनि के बिना सो गया। यदि आदित्य तेजी से नहीं पहुंचता तो उन दोनों की शुद्धता वास्तव में जसवंत द्वारा बर्बाद हो जाती। उसके बाद आदित्य जोशी परिवार के साथ छोड़ दिया। उस घटना ने तुरंत आंतरिक अदालत को हिला दिया। देव गठबंधन के आसपास इकट्ठा होने वाली भीड़ भी बड़ी और बड़ी हो गई। हर कोई जानता था कि एक युवक ने 100 देव गठबंधन के सदस्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देव गठबंधन पर मुहर लगाई, जिसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बुराई सभी ने खुद से। उस युवक को आदित्य कहा जाता था। सभी को ये भी पता था कि आदित्य नाम पूरे आंतरिक अदालत में फैलने वाला था, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि आदित्य कल रह सकता है या नहीं। न केवल देव गठबंधन पर आदित्य ने स्टैंप किया, उन्होंने जसवंत को भी तोड़ दिया और देव परिवार की लाइन को काट दिया। जसवंत के दादा के रूप में उस तरह की चीज का सामना करते हुए वह कैसे साइड पर देख सकता था और परवाह नहीं कर सकता था। आदित्य के लिए एक आपदा का आगमन तय किया गया था। दरअसल जसवंत लंबे समय तक बर्बाद होने के बाद जिस निवास में आदित्य लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन वे सरल शिष्य नहीं थे। वे आंतरिक अदालत के बुजुर्ग थे। वे सभी मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और वे सजा विभाग के लोग थे। उन बड़ों का सामना करते हुए आदित्य के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी ताकि वह केवल आज्ञाकारी रूप से उन्हें दूर ले जा सके।
समाप्त। आदित्य समाप्त हो गया। अमित निश्चित रूप से आदित्य का जीवन लेगा। आह, क्या शर्म की बात है। उनके जैसे एक प्रतिभा का एक महान भविष्य होना चाहिए। जैसे वह आंतरिक अदालत में प्रवेश करता है, लेकिन उसने एक व्यक्ति को उकसाया कि उसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उस पल में आदित्य के निवास के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, इसलिए लोगों ने आदित्य को उकसाया और उसका पीछा किया। सजा विभाग द्वारा आदित्य को दूर लाने के बाद सभी को आदित्य के लिए दया महसूस हुई, लेकिन उन्होंने अनन्या को नोटिस नहीं किया, जो पास में सुस्त था। जिस पल में बड़ों ने दिखाया, वह चारों ओर मुड़ा और चला गया। ऐसे कई स्थान थे जिनमें बुजुर्ग प्रबंधित हुए। मार्शल स्किल बिल्डिंग, सजा विभाग, मिशन चयन स्थान के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी था। यह एल्डर्स की इमारत थी। बड़ों की इमारत में हजारों बुजुर्ग थे और यह वह क्षेत्र था जहां बुजुर्गों ने सबसे अधिक इकट्ठा किया था। शीतल वहां प्रबंधक था। क्या आपने कहा कि आदित्य ने जसवंत के जन्नांगों को नष्ट कर दिया? अनन्या के कथन को सुनने के बाद एल्डर्स की इमारत में एक निश्चित हॉल में शीतल का सुंदर चेहरा सदमे से भरा हुआ था। ये सही है। आपको आदित्य की मदद करने की आवश्यकता है, अन्यथा वह एक अच्छी स्थिति में नहीं होगा। अनन्या ने भीख मांगी और कहा, एक अच्छी स्थिति में नहीं। अमित के तरीकों के साथ उसे खुशी से मरने में सक्षम होने के लिए पहले से ही सौभाग्य होगा। आदित्य भी बहुत दाने है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। शीतल ने आह भरी और अफसोस की बात कही। क्या आप सिर्फ आदित्य की तरह एक प्रतिभा के रूप में देखने जा रहे हैं? आप जानते हैं कि हमारे एसयू परिवार को कितने लाभ मिलेंगे यदि हम उसे रस्सी कर सकते हैं। अनन्या थोड़ी घबराहट थी। आदित्य वास्तव में एक प्रतिभाशाली है और अगर उसे अच्छी तरह से विकसित किया गया था तो वह वास्तव में हमारे एसयू परिवार के लिए मददगार होगा। लेकिन वह अभी भी मेरे लिए अमित के प्रति शत्रुतापूर्ण होने के लिए इसके लायक नहीं है। शीतल ने अपना सिर हिला दिया। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आत्मा शक्ति है। हमारे एसयू परिवार ने उसके जैसे व्यक्ति के लिए कब तक खोज की है? क्या वह अभी भी आपकी मदद करने के लिए आपके लायक नहीं है? अनन्या ने भावनात्मक रूप से कहा। तुमने क्या कहा? इसे फिर से कहो। उन शब्दों को सुनकर शीतल की अभिव्यक्ति तुरंत बहुत बदल गई। मैंने कहा कि क्या वह अभी भी आपकी मदद करने के लिए इसके लायक नहीं है? नहीं, पिछला वाक्य। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें आत्मा शक्ति है। बहन, क्या ये सच है? आदित्य में आत्मा की शक्ति है। आपको कैसे पता चला? उस पल में शीतल ने उत्साह से अनन्या के कंधों को पकड़ लिया और जोर से पूछताछ की। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे देखा। क्या आप इसके बारे में नहीं जानते थे? अनन्या शीतल के अचानक बदलाव से दंग रह गई। आपने इसे देखा? आपने इसे कब देखा? ये देखकर कि शीतल वास्तव में यह नहीं जानती थी कि आदित्य की आत्मा शक्ति थी, अनन्या ने आध्यात्मिक चिकित्सा के शिकार में हुई हर चीज को विस्तार से सुनाया। अगर आपने जो कहा वह सत्य था, तो यह आदित्य वास्तव में आत्मा शक्ति है। शीतल ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और गहराई से एक सांस ली। उस छाती के बाद जो एक बार ऊपर और नीचे उठने के लायक था, उसने शांति से कहा, इस आदित्य को बचाया जाना चाहिए। सजा विभाग एक ऐसा क्षेत्र था जिसने शिष्यों को दंडित किया जो अन्याय करता था, और एक ऐसा क्षेत्र भी था जिसने अपराधियों को कैद कर लिया था। जो लोग यहाँ बंद थे वे जरूरी नहीं कि सभी लोग एजियो ड्रैगन एलायंस के थे, लेकिन जो लोग यहाँ बंद हो गए वे सजा के दर्द से बच नहीं पाए। उस पल में सजा विभाग में सबसे सख्त क्षेत्र में एक लोहे की जेल में आदित्य के दोनों हाथों को लोहे की श्रृंखलाओं द्वारा बंद कर दिया गया था और उसे मध्य हवा में लटका दिया गया था। उसके सामने 1 दर्जन या इतने बुजुर्ग थे। उनमें से सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके सफेद बाल और एक बकरी थी। बूढ़े आदमी की तलवार जैसी भौहें उल्टी थीं और उसकी दाढ़ी फट गई। एक ही नजर के साथ कोई यह बता सकता है कि वह एक भयंकर चरित्र था। वह सजा विभाग जसवंत के दादा अमित के प्रबंधक थे। उस समय अमित ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थीं। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, क्या मनगस की चोटें ठीक हो सकती हैं? सर, युवा मास्टर, मन की चोटें पहले से ही स्थिर हैं, लेकिन मुझे डर है कि उस हिस्से को बरामद नहीं किया जा सकता है। कचरा। अमित अचानक खड़े हो गए और वह जिस कुर्सी पर बैठा था वह तुरंत हिल गया और बिखर गया। उन्होंने उस एल्डर पर इशारा किया जो उसके बगल में था और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत क्या है, मंगल की चोटों को ठीक किया जाना चाहिए। हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। वह एल्डर डर में पीछे हटता रहा, फिर वह घूम गया और चला गया। उस पल में अमित ने आखिरकार आदित्य के प्रति अपनी तामसिक टकटकी लगाकर कहा और जमकर कहा, इस ब्राट के जन्नांगों को काटें, उसकी आंखें खोदें, उसके कान, नाक, जीभ काट लें और उसके 4 अंगों को काट लें। जी श्रीमान।
जिस तरह अमित के शब्द गिरते थे, उसके पीछे के बुजुर्ग सभी प्रकार के उपकरणों को पकड़ते थे और धीरे धीरे आदित्य की ओर जाते थे। भयावह अभिव्यक्तियों को उनके चेहरे पर लटका दिया गया था, जैसे कि वे आदित्य को 8 टुकड़ों में काटने जा रहे थे। वे वास्तव में ऐसा करने की तैयारी कर रहे थे। तारांकन रंबल। बस उस समय लोहे की जेल की मोटी लोहे का दरवाजा बिखर गया। उसी समय एक सुंदर आकृति भी दरवाजे के सामने दिखाई दी। अध्याय 45। अत्याचारी शीतल। शीतल ने उस पल में एक सफेद पोशाक पहनी थी। उस कपड़ों और उसके लोमड़ी की तरह चेहरे के साथ ये स्पष्ट रूप से भीड़ से अलग था और एक प्रकार का तरीका था जो सम्मेलन से अलग लग रहा था। लेकिन जब शीतल दिखाई दी तो बड़ों के भाव अधिक गंभीर हो गए। लोहे की जेल पहले से ही कसकर पहरा थी। सजा विभाग के लोगों के अलावा कोई अन्य लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। शीतल की वर्तमान क्रियाएं सिर्फ टूटने की तरह थीं। एल्डर शीतलिब, यह एक दुर्लभ अतिथि है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे सजा विभाग में आपका क्या व्यवसाय है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि शीतल बुरे इरादों के साथ पहुंची, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में सोचने के बाद यहां तक कि अमित को भी उसका सामना करते हुए मुस्कुराना पड़ा। बस एक छोटा सा मुद्दा जो मुझे आशा है कि आप मदद कर सकते हैं। शीतल की आकर्षक मुस्कान में हजारों विभिन्न प्रकार की कृपा थी और यहां तक कि पुराने लोगों को भी उसका प्रबंधन करना मुश्किल था। यदि आपके पास कुछ भी है तो कृपया ऐसा कहें। मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अमित मुस्कुराया और कहा, मैं इस आदित्य को दूर लाना चाहता हूं। शीतल हल्के से मुस्कुराए और कहा। उन शब्दों के साथ न केवल अन्य लोग, यहां तक कि अमित जो मुस्कुराहट से भरा था, अभिव्यक्ति में एक बड़ा बदलाव था। शीतल, यह क्या मजाक है? क्या आप जानते हैं कि आदित्य ने क्या किया? अमित का रवैया गंभीर हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, आज मैं उसे दूर लाऊंगा। शीतल ने भी उसकी मुस्कान को दूर कर दिया। यह नहीं करेगा। मैं अभी यह कहूंगा, भले ही भगवान आते हैं, आदित्य को दूर ले जाने के बारे में न सोचें। उसे देखें। अमित ने अपनी बड़ी आस्तीन को लहराया, चारों ओर घूम गया और अब शीतल पर ध्यान नहीं दिया। एल्डर शीतल, कृपया। ये देखते हुए कि कई बुजुर्ग बलपूर्वक मुस्कुराए और शीतल की ओर चले गए, उसे दूर लाना चाहते थे। लेकिन यहां तक कि बंद होने से पहले शीतल के शरीर से एक निराकार दबाव गोली मार दी। वह दबाव मजबूत था और यह एक भंवर की तरह घूमता था। तुरंत इसने पूरे लोहे की जेल को भर दिया। लगभग एक ही समय में जब दबाव उत्सर्जित किया गया था, 1 दर्जन या तो बुजुर्ग जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से बाहर खून से बाहर छिड़ गया। केवल अमित ही खड़े रह सकते थे। उस पल में शीतल के आसपास एक बवंडर चारों ओर घूम रहा था और जेट काले लंबे बाल ऊपर और नीचे उड़ रहे थे। बर्फ सफेद लंबी पोशाक बाएं और दाएं हिल गई जैसे कि एक परी उतर रही थी। लेकिन उसकी टकटकी असामान्य रूप से बर्फीली ठंड थी। मैं ये भी अभी कहूंगा, आप आदित्य को छोड़ देंगे कि आप तैयार हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। शीतल, अपनी किस्मत को धक्का मत करो। ये देखकर अमित को भी गुस्सा आ गया। एक ही मजबूत दबाव में विस्फोट हो गया और लोहे की जेल हुई। रंबल रंबल। उस समय आदित्य सभी दिशाओं से आने वाले कान घाटों को सुन सकता था। वह ये भी देख सकता था कि मजबूत लोहे की जेल हिंसक रूप से हिल रही थी, जैसे कि उन दोनों से आने वाले दबाव के खिलाफ विरोध करने में असमर्थ हो। दबाव के तहत यहां तक कि जमीन पर मूल क्षेत्र के बुजुर्गों ने चिल्लाते हुए उनके सिर को गले लगाया, क्योंकि यह सहन करना मुश्किल था। लेकिन आदित्य पूरी तरह से ठीक था। उसके चारों ओर एक गर्म आभा थी जो एक मजबूत के खिलाफ उसका बचाव कर रही थी। ये स्पष्ट था कि शीतल का दबाव उसकी रक्षा कर रहा था। अमित, ये पसंद नहीं है कि मैं आप पर नीचे देख रहा हूं, लेकिन आप अभी भी मेरा विरोध करने के लिए अनुकूल नहीं हैं। अचानक शीतल एक बार आगे बढ़ा। जिस तरह उसके पैर जमीन को छूते थे, एक गहरी दरार धीरे धीरे एक चलती हुई सांप की तरह बढ़ जाती है। यह तेजी से जमीन पर आगे बढ़ गया और अमित की ओर चला गया। तारांकन बूम। जब दरार अमित के सामने आ गई तो वह तुरंत उड़ गया और जमकर लोहे की दीवारों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही वह उतरा, उसका मुंह खुल गया और उसके पुराने खून का एक मुंह बाहर निकल गया। आप वास्तव में इस स्तर पर पहुंच गए। उस ताकत के साथ आप अभी भी एक बुजुर्ग के रूप में आंतरिक अदालत में क्यों रह रहे हैं? अमित ने अपनी आंखों को डर से भरी हुई आंखों से शीतल को देखा, क्योंकि शीतल की ताकत उसकी कल्पना से बहुत अधिक थी। ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं पूछा जाना चाहिए। शीतल ने अमित को एक नजर से गोली मार दी और अपने हाथों से हवा में लहराया। कुछ बैंग्स और क्लैंप के साथ उसके हाथों पर आदित्य की लोहे की जंजीरों को काट दिया गया था। इसके साथ आदित्य ने भी अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली और फर्श पर उतरा।
हालांकि आदित्य को पता नहीं था कि शीतल ने उसे क्यों बचाया और उसे बचाया, वह अभी भी जल्दी से उसके बगल में भाग गया। वह इस समय और तुरंत जानता था केवल इस व्यक्ति के बगल में होने के कारण वह सबसे सुरक्षित स्थिति में होगा। आदित्य ने जमीन पर दरार को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडी हवा की सांस ली। पूरी लोहे की जेल भारी और मोटी लोहे के साथ बनाई गई थी। इस लोहे पर एक कदम के साथ एक दरार बनाने में सक्षम होने के लिए यह दिखाया गया कि अनुचित शीतल की ताकत कितनी अनुचित थी। आदित्य बहुत घायल नहीं थे और शीतल ने आदित्य में एक मीठी मुस्कान भी गोली मार दी। उसने आदित्य को हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। बारीकी से देखते हुए आदित्य ने पाया कि शीतल काफी सुंदर थी। हालांकि अनन्या का चेहरा शीतल से भी बदतर नहीं था, लेकिन वह अभी भी थोड़ी छोटी थी और वह अभी भी थोड़ा अंडररिप्ड थी। लेकिन शीतल अलग थी। उसके पास कोई भी नहीं था और उसका पूरा शरीर उस परिपक्व आकर्षण को उत्सर्जित कर रहा था। यहाँ तक कि उसके शरीर की खुशबू विशेष रूप से करामाती थी। तारानकंटा। लेकिन जैसे ही आदित्य ने सुगंध को आकर्षित करते हुए उसके भीतर डूब गया, शीतल अचानक रुक गई, पीछे मुड़कर देखा और अमित के लिए एक बेहद ठंडे स्वर के साथ कहा, यहाँ तक कि छिपे हुए आदित्य पर हमला करने या उसके जोशी परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी मत सोचो, या फिर यह उतना आसान नहीं होगा जितना कि आपका पोता घायल हो जाएगा। मैं आपके पूरे देव परिवार को एजियोर प्रांत से मिटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। शीतल, मुझ पर दबाव मत करो। यदि आप मुझ पर एक बिंदु पर दबाव डालते हैं तो किसी को भी इससे लाभ नहीं होगा। अमित गुस्से में, ओह, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप आगे जा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। मैं कभी भी आपके साथ रहूंगा। शीतल अचानक मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद ठंडी थी। वह अब अमित के लिए बकवास नहीं बोलती थी और आदित्य के साथ लोहे की जेल से बाहर चली गई। शीतल बाहर जाने के बाद अमित एक गेंद की तरह था जिसमें कोई हवा नहीं थी और एक खाली अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर कमजोर रूप से सीमित था। थोड़ी देर बाद वह कड़वाहट से मुस्कुराया और उसके पुराने आंसू गिरने लगे। वह जानता था कि वह केवल इसलिए अतिशयोक्ति कर रहा था क्योंकि अपने देव परिवार और सुपरिवार की पृष्ठभूमि की तुलना करते हुए ये वास्तव में एक महान के खिलाफ एक छोटे से जादूगर की तरह था, उल्लेख के लायक भी नहीं। आज वह केवल अपनी अप्रिय सांस को अपने पेट में निगल सकता था। उन्हें और अधिक संभावना नहीं थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके पूरे परिवार को भगाया जाए। बड़ों की इमारत में एक हॉल में शीतल चाय बनाने में व्यस्त थी। आदित्य एक दूसरे के ऊपर एक पैर के साथ एक स्टूल पर बैठा था क्योंकि वह छिपी हुई थी, जो कि शीतल की अच्छी तरह से विकसित जुड़वां चोटियों और उसके चिकनी और गोल तल पर छिपी हुई थी। उन बर्फ सफेद, लंबे और सुंदर पैरों पर पोशाक और उतरते हुए बुरी आग की एक लहर मदद नहीं कर सकती है, लेकिन उसके पेट के नीचे बनाई जा सकती है। हे, ये काफी महिला है, आदित्य ने अपने दिल में छिपी हुई थी। जो व्यक्ति इस तरह के सुंदर शरीर का आनंद ले सकता था, उसके पास इस तरह के दुर्लभ सौभाग्य होंगे। इस तरह के मसालेदार आकृति के साथ अगर नग्न पट्टी करना और उसकी सही बर्फ सफेद त्वचा को प्रकट करना संभव था, तो आदित्य को केवल भाग्यशाली महसूस करने के लिए इसके बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन वह केवल इसलिए सोच सकता था क्योंकि वह जानता था कि शीतल एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह अनगिनत आंतरिक अदालत के शिष्यों के दिलों में देवी थी, यहाँ तक कि कोर शिष्यों और बड़ों ने भी उसकी भावनाओं को शीतल के लिए घोषित किया, जबकि उसके बाद उसका पीछा करते हुए। लेकिन आज तक किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। इसलिए यह महिला एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सामान्य लोगों द्वारा उपज और आनंद लेगा। अध्याय 46 विंग्स गठबंधन में प्रवेश। यहाँ भय को नीचे रखने के लिए एक कप चाय पीना। शीतल ने आदित्य को एक कप अच्छी महक वाली चाय दी। धन्यवाद एल्डर शीतल, मैं वास्तव में काफी प्यासा हूँ। आदित्य ने चाय को स्वीकार किया और यह सब उसके मुंह में डाल दिया। उन्होंने और भी कामना की, जैसा कि उन्होंने पूछा, क्या आपके पास अब और है? मैं करता हूँ। शीतल ने लगातार आदित्य के लिए कुछ और कप डाला और उन्होंने हमेशा इसे एक गल के साथ समाप्त कर दिया। चाय के पूरे बर्तन को खत्म करने के बाद उसने संतुष्टि के साथ अपना मुंह पोंछ दिया। जब उसने अपना मुंह पोंछ लिया तो उसने भी दफनाया। आदित्य को उस तरह से काम करते हुए देखकर शीतल आश्चर्यचकित थी। यह आदमी भी कैसे डरा हुआ है? वह स्पष्ट रूप से केवल प्यासा है। ये सोचने के लिए कि ऐसी उम्र में एक युवा इस तरह की धमकी भरी स्थिति के प्रति इतना निडर होगा, उस तरह की साहस, अंतर्दृष्टि और ज्ञान ने वास्तव में उसे दूसरे प्रकाश में देखा। जितना अधिक उसने सोचा, उतना ही उसे लगा कि उसने आज सही व्यक्ति को बचाया। एल्डर शील्डल, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अन्यथा मुझे डर है कि मेरा छोटा जीवन वास्तव में समाप्त हो गया होगा।
आदित्य खड़ा हो गया और ईमानदारी से धन्यवाद दिया, लेकिन उसने ये भी अनुमान लगाया कि शीतल ने उसे बचाया क्योंकि वह उसे अंदर से रस्सी करना चाहती थी। लेकिन आखिरकार उसने उससे बचा लिया। अगर उसने अपना आभार नहीं दिया तो वह बस खुद को धोखा दे। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। इस स्थिति में जसवंत ने पहले अन्याय किया और एजियो ड्रैगन स्कूल में एक बड़े के रूप में मेरे लिए आपकी रक्षा करना सामान्य है। किसी भी मामले में आप अभी भी एक दुर्लभ और उत्कृष्ट शिष्य हैं। उद्धरण चिन्ह। शीतल मीठी मुस्कुराई और उसके बाद उसने अपना हाथ आदित्य की ओर बढ़ाया। चूंकि आप पहले से ही 3 थंडर शैलियों को जानते हैं, फिर इसे वापस सौंप दें। एक मार्शल कौशल जैसे कि बाहर नहीं फैल सकता है। एल्डर शीतल, मैं ईमानदार रहूंगा। 3 थंडर शैलियों के भीतर मैं केवल उनमें से 2 का उपयोग कर सकता हूं और मैंने अभी तक तीसरे को नहीं समझा है। आदित्य ने 3 थंडर स्टाइल्स को बाहर ले लिया, लेकिन वह इसके साथ भाग लेने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। शीतल ने 3 थंडर स्टाइल्स लिए, फिर मुस्कुराए और आदित्य से कहा, मैंने इसे छिपाया नहीं। इस स्कूल के संस्थापक के अलावा कोई भी वास्तव में तीसरी शैली को नहीं समझता है, इसलिए यदि आप पहले 2 में महारत हासिल करते हैं तो ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ओह! शीतल के शब्दों को सुनकर आदित्य छिपा हुआ था, क्योंकि बेहोश होकर उन्होंने महसूस किया कि तीसरी शैली में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें उन्होंने अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा था। लेकिन आदित्य ने यह भी महसूस किया कि एक दिन वह इसे पूरी तरह से समझ सकता है। उस समय क्या वह एजियो ड्रैगन के संस्थापक के अलावा तीसरी शैली को जानने वाला एकमात्र अन्य व्यक्ति नहीं होगा। उसके बाद शीतल ने आदित्य के साथ थोड़ी बातचीत की, लेकिन वे केवल एक शिष्य के प्रति एक बुजुर्ग की चिंताएं थीं और उन्होंने आदित्य को रोक करने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। एल्डर्स की इमारत छोड़ने के बाद आदित्य ने अपने दिल में एक मूल्यांकन किया था। हालांकि शीतल अनन्या की तुलना में बहुत अधिक जेंटल लग रही थी, लेकिन उसकी सोच अनन्या की तुलना में बहुत गहरी थी। ओई, आप आखिरकार बाहर आए। जैसे ही आदित्य बड़ों की इमारत के बड़े दरवाजे से बाहर निकला, उसने एक मीठी आवाज सुनी। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि एक तितली जैसी आकृति उसके पास आ रही है। ये शीतल की छोटी बहन अनन्या थी। इस बार आपको धन्यवाद। आदित्य मुस्कुराया। वह इस कारण से जानता था कि शीतल ने इस लड़की की वजह से सबसे अधिक संभावना क्यों थी। कम से कम यह वह था जिसने शीतल को सूचित किया। ओह, मैं नहीं बता सकता था, लेकिन आपको अभी भी एक दिल है। लेकिन यदि आप मुझे आभार देने जा रहे हैं, तो आप केवल अपने मुंह का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या आपको इसे अधिक भौतिक रूप से व्यक्त नहीं करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे तुम्हें चूमने के लिए चाहते हैं। छुट्टी। आप चाहते हैं कि मैं आपको गले लगाऊं। अभी छोड़ दो। ठीक है, मैं एक घाटा लूंगा और मैं आपसे शादी करूंगा। तुरंत अभी छोड़ दें। अनन्या का छोटा चेहरा गुस्से से लाल था। हालांकि वह जानती थी कि आदित्य बेशर्म था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह बेशर्म थी। इसलिए उसने अब उस पर ध्यान नहीं दिया और छोड़ने के लिए घूम गया। अनन्या को देखकर और छोड़ते हुए आदित्य हंसते हुए। हालांकि उन्होंने शीतल को छेड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने इस छोटी लड़की को छेड़ने की हिम्मत की। लेकिन थोड़ी हंसी के बाद आदित्य ने अभी भी पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं विंग्स एलायंस में कैसे शामिल हो? वास्तव में उन शब्दों को सुनकर अनन्या ने तुरंत चलना बंद कर दिया। झिलमिलाहट के दौरान एक जोड़ी चमकदार आंखें आदित्य को घूर रही थीं। बेशक मैं आपको बहनों का एहसान मानता हूं, जिसे मैं जल्द या बाद में वापस कर दूंगा। यह आपको चुकाने के रूप में नहीं गिना जाता है, यह आपकी छोटी छोटी इच्छा को पूरा करने के लिए है। आदित्य शब्द उसके दिल से आए थे। हालांकि अनन्या ने अपनी क्षमता देखी, वर्तमान में वह कुछ भी नहीं था। यदि यह उनके लिए उससे बचाने के लिए नहीं था, तो वह अपना जीवन भी नहीं होगा। एहसान को जानना चाहिए और उन्हें वापस करना चाहिए। आदित्य उस तरह का व्यक्ति था। सबसे पहले जब उन्होंने ड्रैगन और टाइगर ब्रदर्स को मना कर दिया, तो वह अपने जन्मजात उपहार को उजागर करने के बारे में चिंतित थे, लेकिन अब ये पहले से ही उजागर हो गया था। उसने आज मना कर दिया क्योंकि उसे पसंद नहीं आया कि अनन्या उसे कैसे धमकी दे रही थी। लेकिन अभी अपनी ताकत के साथ उनके पास अभी भी नंदनी और उनके परिवार को आंतरिक अदालत में बचाने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि विंग्स एलायंस में प्रवेश करने से अभी सैकड़ों लाभ थे और कोई नुकसान नहीं हुआ। यह उनके जोशी परिवार के विकास में भी मदद करेगा। इसके अलावा बहुत बेहोश आदित्य महसूस कर सकता है कि अनन्या और शीतल की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी और तथाकथित ऐस्यु परिवार भी सरल नहीं होगा। एक परिवार जिसमें रहस्यमय तकनीक थी, बिल्कुल सामान्य शक्ति नहीं होगी। ये कम से कम एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए तुलनीय होगा।
इसलिए उन्होंने महसूस किया कि शीतल और अनन्या का कारण एजियो ड्रैगन स्कूल में गया था, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसके पास ताकत थी जिसमें वे उन्हें अपने परिवार के लिए रस्सी बना सकते थे। उस अमित की तरह जिसने शीतल से पूछा, जब वह उस तरह की ताकत थी तो वह आंतरिक अदालत में क्यों रही, कोर एल्डर क्यों नहीं? ऐसा इसलिए था क्योंकि कोर शिष्यों को आसानी से अन्य लोगों द्वारा रोक नहीं किया जाएगा। लेकिन अधिकांश आंतरिक अदालत के शिष्य नए लोग थे, वे आकर्षित करने में आसान थे और यहां तक कि रस्सी करना आसान था। अंत में वे बहनें अपने परिवार की शक्ति विकसित कर रही थीं। आदित्य ने भी अपने परिवार में शामिल होने का फैसला किया। तो आपके पास अभी भी थोड़ा विवेक है। ये सुनकर कि आदित्य वास्तव में सहमत थे, अनन्या मीठी मीठी मुस्कुराए और आदित्य से कहा, कल हमारे पंखों के गठबंधन के लिए एक मिशन होता है, आप भी शामिल होते हैं। उद्देश्य, भाग लेने के लिए बहुत से लोगों को किस मिशन की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने भ्रम व्यक्त किया। विंग्स एलायंस के सदस्यों की गुणवत्ता को देखते हुए उनमें से सभी के पास एक उच्च कठिनाई मिशन को पूरा करने की शक्ति थी। साथ ही साथ जुड़ने के लिए उन्हें भी उसकी आवश्यकता क्यों होगी? आपको लगता है कि यह मिशन चयन स्थान पर उन लोगों की तरह एक कचरा मिशन होने जा रहा है? मैं आपको ये बताऊंगा, विंग्स एलायंस उन मिशनों को कभी नहीं करेगा। हम जो मिशन करते हैं वे उन लोगों की तुलना में आसान नहीं हैं जो मुख्य शिष्य करते हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से खुद को तैयार करते हैं। इसके अलावा इस मिशन के लिए इनाम भी बहुत उदार है। यह इसलिए है क्योंकि कोई भी हमें मिशन नहीं दे रहा है, यह है कि हम मिशन से सब कुछ ले रहे हैं। अनन्या ने गंभीरता से कहा, धिक्कार है, हम एक समूह डकैती नहीं कर रहे हैं। आदित्य मुस्कुराया और कहा, बेवकूफ, कल दोपहर यहाँ आओ और मुझे ढूंढो। इसके अलावा एजियो ड्रैगन स्कूल के कपड़े न पहने। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने आदित्य को एक पेपर स्लिप और बैज दिया। पर्ची ने कल मिलने के लिए स्थान कहा और बैज विंग्स गठबंधन का प्रतीक था। अध्याय 47 एक गर्म डिनर। इसके अलावा क्या तलवार गठबंधन मेरे परिवार को परेशानी के लिए नहीं मिलेगा? आदित्य अपने बारे में चिंतित नहीं थे, ये केवल नंदनी और अन्य लोगों के बारे में चिंतित था। ऐसा नहीं हो सकता है। तलवार गठबंधन देव गठबंधन की तरह एक कचरा गठबंधन नहीं है जो केवल अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा करता है, वे वास्तव में एक निश्चित मात्रा में ताकत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर वे मुसीबत की तलाश करने की हिम्मत करते हैं तो मेरा विंग्स एलायंस उन्हें बताएगा कि इनर कोर्ट में बॉस एलायंस कौन है। ये सब कहने के बाद अनन्या ने उछाल दिया और छोड़ दिया। ये देखा जा सकता है कि उसका मूड बहुत अच्छा था। विंग्स एलायंस के पास किस तरह की ताकत है? आदित्य ने देखा और उसके हाथ में बैज और उसके दिल में मदद नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसे चीरफाड़ का निशान था। वह पहले से अनन्या के शब्दों से बता सकता था, विंग्स एलायंस ने तलवार गठबंधन को अपनी आंखों में नहीं रखा था। इससे पता चला कि विंग्स एलायंस वास्तव में सरल नहीं था। उसके बाद आदित्य ने विंग्स एलायंस बैच पर डाल दिया। वह जानबूझकर आंतरिक अदालत के चारों ओर चला गया। इस कारण से ये जानना था कि वह विंग्स एलायंस का सदस्य था और तलवार गठबंधन को अपने परिवार पर हमला नहीं करने के लिए कह रहा था। देखो, क्या वह आदित्य नहीं है? आदित्य ने देव गठबंधन पर मुहर लगाए और जसवंत को बर्बाद कर दिया। यह एक शक के बिना उसे है। उस समय मैं दृश्य पर था, इसलिए मैं उसे गलत नहीं पहचानूंगा। लेकिन क्या वह सजा विभाग द्वारा नहीं लिया गया था? वह यहाँ सुरक्षित और ध्वनि कैसे दिखाई दे सकता है? इसके अलावा उसकी छाती को देखो, क्या यह नहीं है कि विंग्स एलायंस बैज? वह पहले से ही विंग्स एलायंस में शामिल हो गया था। पहले तो उन्होंने विंग्स एलायंस के निमंत्रण से इनकार कर दिया, लेकिन अब वह अभी भी इसमें शामिल होने में सक्षम था। वह सजा विभाग की सजा से बच गया। इस आदित्य की पृष्ठभूमि कितनी गहरी है? उद्धरण चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने जसवंत के लिए इस तरह के काम करने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि यह आदित्य उतना सरल नहीं है जितना वह सतह पर लगता है। भविष्य में इस व्यक्ति को हर किसी को अपमानित न करें। आदित्य चारों ओर चला गया और जो लोग उसे जानते थे वह आश्चर्य में चिल्लाया। आदित्य की ताकत पर आहें भरने के अलावा उन्हें आदित्य के पीछे की शक्ति पर विचार करना पड़ा। लंबे समय तक घूमने के बाद आदित्य भी तलवार गठबंधन के कुछ लोगों से मिले, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। इसलिए यह वास्तव में दिखाया गया कि विंग्स एलायंस में होने की स्थिति उपयोग में आई। जब आदित्य अपने निवास पर वापस लौटा तो उन्होंने पाया कि निवास अभी भी जलाया गया था। दरवाजे के सामने कुछ लोग घूम रहे थे और उनके औरात से वह जानता था कि यह नागेश और अन्य थे। नागेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
उन्होंने नगेश और अन्य लोगों को देखा और उन्हें धुंध के साथ लपेटा गया, क्योंकि वे पस्त और चोट लगी थी। वे अपने स्वयं के आवासों में आराम नहीं कर रहे थे और वे इसके बजाय यहाँ घूम रहे थे। आदित्य को समझ में नहीं आया कि क्यों। आदित्य, आप आखिरकार लौट आए। ये बहुत अच्छा है, यदि आप ठीक हैं तो ये बहुत अच्छा है। आदित्य, जल्दी से अंदर आओ, हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। आदित्य, नागेश और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे कि बोझ जारी करना। उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा और उन्होंने आदित्य को मुस्कुराहट के साथ निवास में खींच लिया। निवास के दरवाजे खोलने के बाद आदित्य ने देखा कि नंदनी, तन्वी और अन्य सभी वहां थे। यहां तक कि जोशी गठबंधन के अन्य सदस्य भी पहुंचे। हॉल के बीच में एक बड़ी मेज थी। इसके शीर्ष पर कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ थे और उनमें से अधिकांश उनके पसंदीदा थे। उसके बाद आदित्य ने इस बारे में पाया कि जब वह दूर ले गया तो नंदनी और अन्य लोग एल्डर्स इमारत में गए। वे आदित्य के लिए मदद के लिए भीख मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे लगभग खुद को हिरासत में ले चुके थे। सौभाग्य से शीतल पहुंचे और उन्हें बाहर करने में मदद की। यहां तक कि उन्होंने उन्हें स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार करने और अपने निवास पर आदित्य की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आदित्य एक शक के बिना सुरक्षित रूप से वापस आ जाएगा। ये भोजन पहली बार नहीं था जब आदित्य ने अपने परिवार के साथ खाया, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने एक परिवार के आराम को महसूस किया। उसके प्रति हर किसी की भावनाएं उनके दिलों से थीं। ये सब ईमानदार था। कई लोग आदित्य के प्रति आभारी थे और आदित्य वास्तव में उस ईमानदार उपचार को पसंद करते थे। अगले दिन सुबह आदित्य जल्दी जाग गया और उसने कल मिले सभी मिशन प्लेटों को निकाल लिया। चूंकि वह अनन्या और अन्य लोगों के साथ एक मिशन के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए मिशन प्लेटों का उसके लिए ज्यादा उपयोग नहीं था, इसलिए वह उन्हें वापस रखने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, आदित्य ने एक आकृति देखी। ये राजेश थे जो उनके साथ मिशन प्लेटों पर लड़े थे। उस पल में आदित्य मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में खुश हो। उन्होंने राजेश की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, ओई, तुम वहां रुक जाओ। ये सुनकर कि ये राजेश का शरीर मदद नहीं कर सकता लेकिन कांपता है। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया और देखा, उसका चेहरा और भी अधिक पीला था। आदित्य के बारे में चीजें पहले से ही आंतरिक अदालत में फैली हुई हैं। स्वाभाविक रूप से राजेश को इसके बारे में भी पता होगा, इसलिए वह आदित्य के प्रति बेहद घबरा गया था। खासकर जब उन्होंने कल चीजों के बारे में सोचा। वह आदित्य के प्रति अपमानजनक था, इसलिए उसे डर था कि आदित्य उसे ढूंढ लेगा और परेशानी की तलाश करेगा। उस वजह से वह कल रात सो नहीं रहा था और उसका सुस्त डर अंतहीन रूप से टकरा गया था। अब आदित्य को देखकर उसके पैर भी लंगड़े थे। एक ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए जिसने जसवंत के अंडों को नष्ट करने की हिम्मत की, वह नहीं जानता था कि आदित्य उसके साथ क्या करेगा। जैसे ही आदित्य राजेश के सामने चला गया, उसने फर्श पर एक पफ के साथ घुटने टेक दिए और एक दर्दनाक चेहरे के साथ भीख मांगी। बॉस आदित्य, मैंने कल आपको नहीं पहचाना, इसलिए मैंने आपको उकसाया। मैं विनती करता हूं कि आप मेरे बारे में भूल जाते हैं और मुझे इस बार माफ कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या आप उस बारे में बात कर रहे हैं? आदित्य अवाक था। उसके बाद उन्होंने राजेश को अपना बैग दिया और मुस्कुराते हुए कहा, डुआन भाई, यदि आप बुरा नहीं मानते हैं तो मुझे मिशन चयन स्थान पर वापस लौटने में मदद करें। एमएम, आपने मुझे इसके लिए बुलाया। राजेश ने अजीब तरह से बैग लिया और वह थोड़ा नुकसान में था। वास्तव में मैं आपको बताना चाहता था कि आपको जो मिशन पसंद आया वह यहाँ है। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। आदित्य ने राजेश कंधों को थपथपाया और अपने मिशन सभा स्थल की ओर भाग गया। आदित्य को देखते हुए जो एक पल में गायब हो गया और उस भीड़ को भी देख रहा था जिसने उसे घेर लिया, जिसने एक अजीब टकटकी का इस्तेमाल किया जैसा कि वे उसे घूरते थे। राजेश ने छिपी हुई थी, धिक्कार है, ये बहुत शर्मनाक है। अनन्या के बैठक के बिंदु की ओर बढ़ते हुए आदित्य ने एजियोर ड्रैगन स्कूल छोड़ने के बाद वह आकस्मिक कपड़ों के एक सेट में बदल गया और दोपहर आने से पहले एक परित्यक्त मंदिर में चला गया। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आदित्य ने अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल किया और उन्हें लगा कि अंदर 7 लोग थे। मंदिर में प्रवेश करने के बाद वास्तव में 7 पुरुष और महिलाएं थीं। 7 के भीतर उन्होंने 3 परिचित चेहरे देखे। एक अनन्या थी, अन्य 2 ड्रैगन और टाइगर ब्रदर्स थे, लेकिन आदित्य ने अन्य 4 को पहचान नहीं लिया। यद्यपि वह अपनी ताकत की पुष्टि नहीं कर सकता था, वह अपने चेहरे से बता सकता था कि 4 लोग सामान्य लोग नहीं थे। एक पुरुष और महिला अपना स्नेह दिखा रहे थे जैसे कि आसपास कोई नहीं था। यह ऐसा था जैसे वे डरते थे कि अन्य लोग नहीं जानते होंगे कि वे एक रिश्ते में थे।
लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह थी कि पुरुष ने एक गुलाबी लंबा गाउन पहना था। उसके सिर पर यहाँ तक कि आड़ू के फूल भी थे और वह एक बिगाड़ने की तरह था। दूसरी ओर महिला ने काफी मर्दाना कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी एक महिला की तरह था। हालांकि यह अनन्या के रूप में सुंदर नहीं था, फिर भी उसे अच्छी गुणवत्ता के रूप में गिना जा सकता था। प्रेमियों के अलावा एक युवा व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा मोटी भौं और बड़ी आंखों से सुंदर था। आदित्य को देखने के बाद वह हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह बल्कि दोस्ताना लग रहा था। दूसरी ओर एक नीले कपड़े पहने पुरुष था और वह पूर्ण विपरीत था। आदित्य को देखने के बाद उसने उसे तिरस्कार के साथ देखा और ठंड से सूंघ लिया। उसके बाद उसका मुंह ऊपर की ओर बढ़ गया, जैसे कि उसे आदित्य के प्रति कुछ गहरी घृणा हो। अध्याय 48 मकबरे को लूटना। आओ आओ, मैं तुम्हें एक परिचय दे दो। ये हमारे विंग्स गठबंधन आदित्य का सबसे नया सदस्य है। वह युवा लग सकता है, लेकिन वह कोई सरल व्यक्ति नहीं है। अनन्या मुस्कुराए और परिचय शुरू कर दिया। क्या वह आपसे अनन्या से छोटा है? श्वेत कपड़े पहने पुरुष चला गया और विनम्रता से आदित्य की ओर अपने हाथों को जकड़ लिया। मैं तेजस हूँ। मैंने पहले भी आपके बारे में सुना है और आज आपको देखकर आप वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। धन्यवाद। आदित्य ने भी जवाब में अपने हाथों को जकड़ लिया। जो लोग शिष्टाचार के साथ उसका इलाज करते हैं, वह हमेशा उन्हें शिष्टाचार के साथ वापस व्यवहार करेगा। वह युवक जिसने आड़ू के फूलों के साथ एक गाउन पहना था और एक मर्दाना कपड़े पहने हुए युवा मादा ने भी चला गया। उस पुरुष ने पूरी तरह से कहा, मैं युग हूँ। यह मेरी भावी पत्नी दिव्या है। आदित्य भी मुस्कुराया और उन दोनों की ओर अपने हाथों को जकड़ लिया। लेकिन उन्होंने अपने दिल में कहा, धिक्कार है। युग, दिव्या, ये दोनों वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हैं। बस उस नाम के साथ वे एक आदर्श मैच हैं। आदित्य, हम आपको विंग्स गठबंधन के बड़े परिवार में स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने दिल में पिछली चीजें पहले नहीं डालते हैं, क्योंकि हम दोनों वास्तव में थे। ड्रैगन और टाइगर ब्रदर्स के ऊपर चले गए और छिपे हुए अनन्या को देखा, जैसा कि उन्होंने बात की थी। खांसी, ये देखते हुए कि अनन्या ने जल्दी से 2 बार खांसी की और शातिर रूप से उन दोनों पर नजर डाली। तुरंत उन्होंने उन शब्दों को दूर कर दिया जो वे डर से कहने जा रहे थे। आदित्य, जिसमें मजबूत आत्मा शक्ति थी, पहले से ही स्याही देखी गई थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह अनन्या रहा होगा जिसने ड्रैगन और टाइगर ब्रदर्स को कुछ करने के लिए मजबूर किया। आदित्य, आपके पास काफी कुछ नसें हैं। विंग्स एलायंस ने कृपया आपको आमंत्रित किया और आपने मना करने की हिम्मत की। क्या आपके पास कोई गुण या क्षमता है? बस उस समय ठंडे चेहरे वाले नीले कपड़े पहने युवक ने बात की। अर्जुन, तुम चुप हो जाओ। ये देखकर अनन्या अपनी सच्ची धारियों को दिखाने जा रही थी। आह अनन्या, उसे खत्म करने दो। लेकिन आदित्य ने अनन्या को उसके पीछे खींच लिया, मुस्कुराया, अर्जुन को देखा, फिर कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? इसे बाहर थूक दें। मैं कह रहा हूं कि आप विंग्स एलायंस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं। अर्जुन ने बोला। तारानकनहूश आदित्य की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने अचानक अपने हाथों को स्थानांतरित कर दिया। एक भ्रम की हथेली बाहर आ गई और जियान यूनफेंग की छाती की ओर इशारा किया। उस पल में हर कोई हैरान था। किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि दयालु आदित्य बिना किसी संकेत के हमला करेगा। भ्रम की हथेली। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्होंने तुरंत उस कौशल को पहचान लिया जो आदित्य ने इस्तेमाल किया था। आत्मा क्षेत्र के साथ वे स्तर की आभा घूमने लगी। उसने अपना हाथ घुमाया और मुक्का मारा। इससे असीम शक्ति की एक लहर फट गई। उन्होंने जिस कौशल का इस्तेमाल किया वह रैंक 4 कौशल था। ये देखकर हालांकि आदित्य थोड़ा आश्चर्यचकित था, वह बिल्कुल भी डरता नहीं था। उन्होंने अपने कौशल को बदल दिया और पहली थंडर स्टाइल का इस्तेमाल किया। एक झपकी के साथ वह अर्जुन के पीछे पहुंचे। इसके बाद एक और भ्रम की हथेली थी और यह उसकी पीठ की ओर चला गया और हमला किया। तारानकन टकराना। वह हथेली बिना किसी दुर्घटना के अटक गई। अर्जुन बचाव नहीं कर सकता था और वह फर्श पर चढ़ा हुआ था। फर्श पर जमकर लेटने के बाद वह रुकने से पहले कुछ मीटर की दूरी पर भाग गया। इस आदमी के पास वास्तव में मजबूत तरीके हैं। ये देखकर कि अनन्या के अलावा अन्य सभी लोग सभी अपनी आंखों से हैरान थे। विशेष रूप से ड्रैगन और टाइगर ब्रदर्स। वे अपना मुंह खोलने के बिंदु पर भी हैरान थे। उनकी यादों में आदित्य बहुत कमजोर व्यक्ति था, या कम से कम उन दोनों के सामने कमजोर। लेकिन अब उन्हें पता चला कि वे अधिक गलत नहीं हो सकते। यदि अर्जुन आदित्य के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे तो भाई उसे और भी अधिक हरा नहीं पाएंगे।
इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि आदित्य ने पहले अपनी ताकत छिपाई थी। पहले एक्सचेंज में वह स्पष्ट रूप से दोनों को अपने तरीके दे रहा था। उस पल में उन दोनों को पता था कि क्यों शीतल और एल्डर तन्मय ने आदित्य को हर कीमत पर विंग्स एलायंस में शामिल होने की सिफारिश की। यह इसलिए था क्योंकि आदित्य वास्तव में योग्यता थी। क्या आप जानते हैं कि मैं अब योग्य हूं या नहीं? आदित्य ठंडी मुस्कुराए और कहा कि अर्जुन को देखते हुए जो जमीन से ऊपर चढ़ रहा था। कमीने। जैसे ही अर्जुन उठे वह अचानक गुस्से में चिल्लाया और एक बार फिर आदित्य की ओर छलांग लगा दी। तारांकनहूश, लेकिन उस समय तेजस का शरीर चमक गया और तुरंत अर्जुन के सामने दिखाई दिया। जैसा कि उन्होंने अवरुद्ध कर दिया, उन्होंने भारी आवाज में कहा, अभी आदित्य ने पहले से ही आपके लिए कुछ चेहरा छोड़ दिया है। नाखुशी की तलाश न करें। अर्जुन स्पष्ट रूप से तेजस से थोड़ा डर था। आदित्य के हमले के बारे में सोचने के बाद, इससे पहले कि वह भी ठंड से सूख गया और नहीं कहा। आत्मा के दायरे का 8वां स्तर। आदित्य के रूप में वह छिपी हुई है आश्चर्य में। वह पहले से तेजस की आभा महसूस कर सकता था। वह अनन्या के समान थे, 8वें स्तर में भी थे। ठीक है, इसे कहा जाता है कि आप बिना लड़ने के एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उस समय युग ने बात की। उनकी पुकार के तहत कई लोग मंदिर से बाहर निकलने लगे। अनन्या आदित्य के सामने चली गई और मुस्कुराते हुए कहा, आप काफी अधिक हैं। उन्होंने अभी भी कुछ भी नहीं कहा है, फिर भी आप सीधे उस पर हमला करते हैं। उन्होंने इसके लिए कहा। आदित्य ने अपने होठों को घुसा दिया। अच्छा, वास्तव में मुझे आपका स्वभाव पसंद है जब यह इस तरह है। अनन्या मीठी मीठी मुस्कुराई और उसकी कमर पर से एक किताब निकाली और फिर उसे आदित्य को दे दिया। यह क्या है? आदित्य ने इसे प्राप्त किया और पता चला कि पुस्तक काफी पुरानी थी। जर्जर पेज जल्दी से टूट रहे थे, लेकिन जब आदित्य ने किताब पर शब्द देखे तो उसकी आंखें जल गईं। इस पर लिखा गया था, शुरुआत स्तर रहस्यमय तकनीक, श्वास तकनीक। ये वास्तव में एक रहस्यमय तकनीक है। ये शांत। ये सुनकर अनन्या ने तुरंत आदित्य के मुंह को ढकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। वह घबराकर मंदिर के बाहर देखती थी और डरती थी कि बाहर के लोग उन्हें सुनेंगे। अनन्या, आप, ये कुछ भी नहीं है। मैंने कल आपसे वादा किया था कि अगर आप विंग्स एलायंस में शामिल हुए तो मैं आपको खेती करने के लिए रहस्यमय तकनीक दूंगा। मैं सिर्फ अपना वादा पूरा कर रहा हूं। अनन्या ने उदासीनता से कहा। उन शब्दों के साथ इसने आदित्य को बहुत असहज महसूस कराया। कल बहनों ने उनकी मदद की, इसलिए आदित्य ने पहले से ही उन्हें बहुत बड़ा एहसान दिया। उन्हें कीमत के रूप में रहस्यमय तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अनन्या ने उन चीजों के बारे में परेशान नहीं किया और इसने उन्हें बहुत माफी मांगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप कहा, धन्यवाद। क्या धन्यवाद? जल्दी करो और इसे दूर रखो। उन्हें इसे देखने न दें। इसके अलावा इसे खेती करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को न दें या फिर मैं आपकी त्वचा को अलग कर दूंगा। अनन्या ने जमकर अपनी छोटी सी मुट्ठी को आदित्य के सामने लहराया, फिर कूदते और उछलते हुए बाहर भाग गया। प्यारी, सुंदर और ईमानदार लड़की को देखकर अनन्या के प्रति आदित्य की छाप कई बार बेहतर हो गई। आदित्य और समूह पश्चिम की ओर चलते रहे। घोड़ों पर 2 दिन और 2 रातों के बाद वे पहले से ही एजियो ड्रैगन स्कूल की सीमाओं को छोड़ देते हैं और वे स्पष्ट रूप से एक स्कूल मिशन नहीं कर रहे थे। अनन्या, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? क्या हम अब तक जाकर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? आदित्य ने चुपचाप पूछा। उन्होंने महसूस किया कि एक मिशन के लिए अगर उन्हें सड़क पर इतना समय बिताने की जरूरत है तो ये समय की बर्बादी थी। मैं गुप्त रूप से आपको बताऊंगा। हम एक मकबरे को लूटने जा रहे हैं। अनन्या खुशी से मुस्कुराए और कहा, एक मकबरे को लूटना? वास्तव में ये नैतिकता में काफी कमी है। आदित्य का चेहरा तिरस्कार से भरा था। आप क्या जानते हैं, ये गहन दायरे में एक विशेषज्ञ का एक मकबरा है। न केवल बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक दवाएं छिपी हुई हैं, यहाँ तक कि मूल दवाएं और यहाँ तक कि गहन दवाएं भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी रहस्यमय तकनीकें भी होंगी। यह बस एक विशाल खजाना तिजोरी की तरह है। यदि आपको लगता है कि इन कार्यों में नैतिकता का अभाव है तो आप नहीं आ सकते। अनन्या को ठंड से सूंघा और कहा, यह एक गहरा क्षेत्र विशेषज्ञ का मकबरा है। मूल चिकित्सा, गहरा चिकित्सा, रहस्यमय तकनीक। आदित्य चकित था। मार्शल की खेती की सड़क पर ज्ञात क्षेत्र थे, स्पिरिट रियलम, ओरिजिनल रियलम, गहरा क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र। यदि मूल क्षेत्र सभ्य योग्यता के साथ उपलब्ध था तो गहरा क्षेत्र केवल उन प्रतिभाओं द्वारा पहुंचा जा सकता था जिनमें बहुत अच्छी प्रतिभा थी। वह जो जानता था उसके अनुसार एजियो ड्रैगन स्कूल का वर्तमान मास्टर केवल गहन दायरे में था।
यह एक ऐसा क्षेत्र था जो केवल एजियोर प्रांत में सबसे मजबूत तक पहुंच सकता था। स्वर्ग के दायरे के रूप में यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसने लोगों को हवा में चलना या एक दिन में हजारों मील की दूरी पर यात्रा की। इसने बस आकाश और पृथ्वी की बाइंडिंग को तोड़ दिया, मनुष्यों की सीमाओं को पार कर लिया, और यह किंवदंतियों की तरह एक क्षेत्र था। स्वर्ग के क्षेत्र के विशेषज्ञ अभी तक अज़ुर प्रांत में दिखाई नहीं दिए। हालांकि आदित्य ने पहले सुना था कि जियांग राजवंश के भीतर 9 प्रांतों की अधिपति स्वर्ग के दायरे में वास्तव में लोग थे। अध्याय 49 विश्व स्पिरिटिस्ट। जब जियांग राजवंश खुद को 9 प्रांतों में स्थित है, हालांकि यह किसी भी शक्तियों के किसी भी विकास में हस्तक्षेप नहीं करता है, तब भी इसे सार्वजनिक रूप से 9 प्रांतों के अधिपति के रूप में मान्यता दी गई थी। इसलिए 9 प्रांतों में सभी प्रकार की शक्तियों को हर साल एक निश्चित समय पर अपने सम्मान का भुगतान करना चाहिए, अन्यथा उनके पूरे परिवार को भगाना होगा। जियांग राजवंश ने खुद को शाही परिवार के रूप में दावा किया और वे साधारण जीवन नहीं थे। सभी को उनके साथ बातचीत करने का मौका नहीं था। उदाहरण के लिए एजियोर प्रांत में केवल एजियोर प्रांत में शीर्ष स्कूल लिंग्यून स्कूल अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए योग्य थे। श्रद्धांजलि के लिए सभी स्कूल लिंग्यून स्कूल को अपनी श्रद्धांजलि देते और लिंग्यून स्कूल इंपीरियल कोर्ट को अपनी श्रद्धांजलि देता। इसलिए आदित्य के लिए जियांग राजवंश एक किंवदंती की तरह था और उसके पास होने का कोई तरीका नहीं था। दरअसल उन्होंने गहन क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को भी नहीं देखा था। तथाकथित मूल चिकित्सा और गहन दवा आध्यात्मिक चिकित्सा के समान थी। जिस तरह आत्मा क्षेत्र में काश्तकार आध्यात्मिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं, मूल क्षेत्र में काश्तकार मूल चिकित्सा और गहन चिकित्सा के लिए गहन क्षेत्र का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा की तुलना में मूल और गहन दवा बहुत दुर्लभ और बहुत अधिक कीमती थी। विशेष रूप से अगर कोई एक भी गहन दवा प्राप्त कर सकता है तो वे बेहद अमीर हो सकते हैं। आज इतनी अच्छी बात यह थी कि उसके दरवाजे पर सही भेजा गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से आदित्य बेहद उत्साहित होगा। लेकिन वह भी संदिग्ध था। उस तरह की जगह लूटने की उनकी बारी कब होगी। अनन्या, एक गहन दायरे विशेषज्ञ के एक मकबरे में हमें अपनी ताकत के साथ इसका नेतृत्व करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आदित्य थोड़ा चिंतित था। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम केवल वही हैं जिन्हें खबर मिली है? जब एक गहरा क्षेत्र विशेषज्ञ का एक मकबरा ज्ञात हो जाता है तो यह निस्संदेह सभी प्रकार की शक्तियों से सभी प्रकार के दृष्टिकोणों को आकर्षित करता है। कई विशेषज्ञ होंगे जो ऊपर जाते हैं और नेतृत्व करते हैं। उद्धरण चिन्ह। हमारे लिए हम सिर्फ आजीविका के लिए वहां हैं, हम कुछ बचे हुए हैं और उन गहन या मूल दवाओं के बारे में भी नहीं सोचते हैं। हम पहले से ही कुछ आध्यात्मिक मोतियों के साथ बहुत कुछ कमा सकते हैं। अनन्या ने समझाया। तो ये पसंद है। फिर कब्र कहाँ है? आदित्य ने पूछना जारी रखा। मैंने सुना है कि यह रेगिस्तान के जंगल में है, बारीकियों के लिए कोई नहीं जानता। हमारे स्रोतों के अनुसार कब्र की घोषणा प्राचीन शहर में जंगल के पास की जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बेशक तथाकथित घोषणा ने सार्वजनिक रूप से सभी के लिए घोषणा नहीं की है। वह व्यक्ति जो घोषणा करता है वह कब्र का नक्शा बेच देगा। हर शीट 80 सेंट स्पिरिट ग्रास होगी। उद्धरण चिन्ह। हम में से हर एक 10 देगा और यह 80 के लिए सही है। अनन्या ने समझाते हुए जारी रखा। ये महंगा है। मेरे पास कोई नहीं है। क्या आपने पिछली बार मुझसे बहुत कुछ नहीं लिया था? मैंने उन्हें समाप्त कर दिया। क्या सुअर, आप इतने बेकार हैं। क्या आपने ये सब अवशोषित किया है? यह आदित्य थोड़ा अवाक था। वह अनन्या को नहीं बता सकता है कि हालांकि मैंने किसी भी रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित नहीं किया था, लेकिन मेरे शरीर में एक ईश्वरीय प्रकाश है। मुझे कितनी आध्यात्मिक दवाएं मिलती हैं, मैं उन सभी को परिष्कृत कर सकता हूं। न केवल मैं कोई भी बर्बाद नहीं करता, मैं उन्हें 100% अवशोषित कर सकता हूं। जो कुछ भी, मैं इस समय आपकी मदद करूंगा, लेकिन बाद की तारीख में इसे वापस लौटना याद रखें। जैसा कि उसने आदित्य को देखा था जो गरीबी से रो रहा था, अनन्या ने अपने होठों को असहाय रूप से घुमाया। हे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आदित्य मुस्कुराया और कहा, गहन दायरे के एक विशेषज्ञ का मकबरा। वह इसके लिए तत्पर था। समूह आगे जारी रहा और दोपहर से पहले वे रेगिस्तानी जंगल में प्रवेश कर गए और जल्दी से उस प्राचीन शहर में पहुंचे। प्राचीन शहर बेहद प्राचीन था। किंवदंतियों के अनुसार इसका इतिहास हजारों साल था। हर ईंट और शीर्षक बहुत खराब हो गए थे, जैसे कि यह पतन और थोड़ा टकरा जाएगा। तो ये प्राचीन शहर है। यह थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त लगता है और ऐसा लगता है कि यह जल्द ही सही हो जाएगा। इतने सारे लोग इतने टूटे हुए स्थान पर कैसे रह रहे हैं?
उस क्षतिग्रस्त अभी तक विशाल शहर को देखते हुए और हवा में उड़ने वाले बेहोश धुआं भी, आदित्य को पता था कि प्राचीन शहर में काफी कुछ लोग रह रहे थे। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे लोग प्राचीन शहर में क्यों रह रहे थे। इस तरह का एक पुराना निर्माण किसी भी क्षण गिर सकता है, इसलिए यह बहुत खतरनाक होना चाहिए। आप क्या जानते हैं? प्राचीन शहर में हर एक ईंट और शीर्षक में एक विश्व आत्मावादी द्वारा एक आत्मा का गठन है। न केवल यहाँ तक कि अगर मूल मंच के विशेषज्ञ पूरी ताकत पर हमले करते हैं तो वे किसी भी ईंट या टाइलों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह मजबूत है। आदित्य पहली बार में चौंक गए थे, लेकिन फिर जल्दी से सवाल किया, विश्व आध्यात्मिक कौन है? एक आत्मा का गठन क्या है? उन शब्दों के साथ न केवल अनन्या ने उसे विस्मय के एक टकटकी के साथ देखा, यहां तक कि अन्य लोगों ने भी उस पर तिरस्कार के भाव डाले। क्या एक बम्पकिन? अर्जुन ठंड से सूंधा। आदित्य, विश्व आत्मावादी एक विशेष और महान व्यवसाय है। हमारे जैसे लोग इसे छू नहीं सकते। दूसरी ओर तेजस मुस्कुराया और समझाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट्स के पास एक शक्ति है जिसे स्पिरिट फॉर्मेशन कहा जाता है। आत्मा का गठन अविनाशी के पास है और यह एक बहुत मजबूत बचाव विधि है। सभी दुनिया के आध्यात्मिकों में बहुत उच्च प्रतिभा है। उनमें से सभी को एक प्रतिभाशाली कहा जा सकता है और उनके पास वास्तव में शक्तिशाली ताकत है। उनकी मजबूत अवलोकन शक्ति और आत्मा के गठन से विशेष शक्ति के अलावा वे अपने स्वयं के दायरे में लगभग बेजोड़ हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा विश्व स्पिरिटिस्ट की विशिष्टता के कारण हर एक विश्व स्पिरिटिस्ट कई शक्तियों के निमंत्रण का लक्ष्य है। विभिन्न शक्तियों के स्कूल जिनके पास एक विश्व स्पिरिटिस्ट है, उनके बचाव के लिए एक आकाश उछाल का उन्नयन होगा। एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए हमने एक विश्व स्पिरिटिस्ट के लिए पूछने के लिए एक उच्च कीमत का उपयोग किया। उद्धरण चिन्ह। ओह, अगर यह प्रभावशाली है तो आपने ये क्यों कहा कि विश्व स्पिरिटिस्ट कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम छू सकते हैं? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, क्योंकि हर कोई खेती कर सकता है, लेकिन एक विश्व आत्मा बनने के लिए एक आत्मा शक्ति होनी चाहिए। और यह आत्मा शक्ति बेहद दुर्लभ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आम लोग इसे छू नहीं सकते हैं। यही कारण है कि विश्व के आध्यात्मिक इतने महान हैं। तेजस ने समझाया। आत्मा शक्ति है। उन शब्दों को सुनकर आदित्य मदद नहीं कर सकता, लेकिन अनन्या की ओर अपनी टकटकी लगाए। वह पहले से ही जानता था कि वह लड़की उसे अंदर क्यों रखना चाहती थी। आप मुझे क्या देख रहे हैं? यहां तक कि अगर आपके पास आत्मा शक्ति है तो आपको सिखाने के लिए एक विश्व आत्मावादी के बिना आप अपने पूरे जीवन में एक नहीं बन सकते। जैसे कि वह जानती थी कि आदित्य क्या सोच रहा था, अनन्या ने अपने होठों को घुमाया। क्या तेजस ने यह नहीं कहा कि हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल में एक विश्व स्पिरिटिस्ट है? आदित्य ने चकित किया और कहा, आप हर्षित का मतलब है। इस बारे में भी मत सोचो। वह बूढ़ा भी बहुत अजीब है और वह कभी भी शिष्यों को स्वीकार नहीं करता है। एजियो ड्रैगन स्कूल में हमारे पास एक मुख्य शिष्य है जिसमें आत्मा की शक्ति है। वह हमेशा स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक सीखने के लिए हर्षित को अपने सम्मान का भुगतान करना चाहता था, लेकिन 1 वर्ष के लिए एक दास की तरह ऑर्डर किए जाने के बाद उसने अब तक कुछ भी नहीं सीखा। अनन्या ने वार पर हड़ताल जारी रखी। ये सही है। ये वैसा ही है जैसा कि अनन्या ने कहा था। विश्व के आध्यात्मिक लोग इतने महान हैं क्योंकि वे इतने दुर्लभ हैं। जब तक कि यह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वे वास्तव में पसंद करते हैं, तो विश्व के आध्यात्मिक व्यक्ति आसानी से अपने कौशल को पारित नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि एक और व्यक्ति जो वे सिखाते हैं, एक और व्यक्ति आएगा और अपनी आजीविका के लिए लड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। तेजस ने ये सब समझाने के बाद उन्होंने आदित्य से कहा, मैं देख रहा हूं कि आप इस दुनिया में बहुत रुचि रखते हैं। क्या इसका मतलब है कि आपके पास आत्मा शक्ति है? तेजस के शब्दों के लिए आदित्य ने अपनी छाती को बाहर निकाला, अपना चेहरा उठाया, स्पष्ट रूप से और गर्व से कहा, मेरे पास आत्मा की शक्ति है। क्या? जब आदित्य के शब्द सामने आए तो अनन्या के अलावा बाकी सभी हैरान थे। यहां तक कि तेजस, जो आमतौर पर शांत था, उस तरह से रहने का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 50। आदित्य, क्या आपके पास वास्तव में आत्मा शक्ति है? आप इस तरह की चीजों पर मजाक नहीं कर सकते। तेजस का चेहरा तंग हो गया और उसका स्वर संदेह से भर गया। वह सही है। वह वास्तव में वह व्यक्ति है जो हजारों लोगों के भीतर भी नहीं पाया जा सकता है। बस उस समय अनन्या ने बात की थी। अनन्या, क्या ये सच्चाई है? अनन्या के शब्दों को सुनकर लगभग सभी ने अपने मुंह को सदमे में चौड़ा कर दिया। यही कारण है कि मेरी बहन ने इतनी दृढ़ता से जोर देकर कहा कि उसे विंग्स एलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अनन्या ने असहाय रूप से आहें भरी।
वह जानती थी कि जब आदित्य की विशेष शक्ति का पता चला था तो हर कोई उसे एक नई रोशनी में देखेगा। उस पल में हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ठंडी हवा की सांस ले सकता है। जब उन्होंने आदित्य को फिर से देखा तो उनके गजों में सम्मान का एक अतिरिक्त संकेत था। यहां तक कि अर्जुन ने आदित्य को नापसंद किया था, उस पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। जाहिर है वह अफसोस महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पहले आदित्य का अनादर किया था। एक व्यक्ति जिसके पास आत्मा की शक्ति थी, वह 10,000 लोगों के भीतर भी नहीं दिख सकता है। यहां तक कि अगर यह 100,000 लोग थे तो भी एक भी नहीं हो सकता है। आज तक केवल 2 लोग थे जो पूरे एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतर आत्मा शक्ति रखते थे। यहां तक कि अगर आदित्य को गिना गया था तो केवल 3 थे। उनके जैसे लोगों में खेती के लिए स्वाभाविक रूप से उच्च प्रतिभा थी। उनके समझ कौशल भी बहुत तेज थे और उनके अवलोकन कौशल और भी अधिक डरावने थे। यहां तक कि अगर वे एक विश्व आत्मावादी बनने में सक्षम नहीं थे तो बस खेती की ओर वे बड़ी उपलब्धियां कर सकते थे। उनके जैसे लोग नाराज नहीं हो सकते थे क्योंकि इससे पहले कि वे पैदा होते उन्हें अस्वाभाविक होने के लिए नियत किया गया था। स्वाभाविक रूप से, जैसा कि अर्जुन ने आदित्य के साथ पहले की तरह व्यवहार किया था, उसे कुछ डर था। आदित्य, कृपया मेरे पिछले कार्यों से अपराध न करें। एक माफी के रूप में मैं कब्र के लिए नक्शा खरीदने में आपके हिस्से के लिए भुगतान करूंगा। जैसा कि उन्होंने सोचा था, अर्जुन ने वास्तव में सीधे आदित्य से माफी मांगी। हालांकि लोग उसके अचानक कार्यों पर आश्चर्यचकित थे, वे समझ में आ गए। अगर वे उसके स्थान पर होते तो वे भी ऐसा ही करते। फिर धन्यवाद। आदित्य ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। 10 सेंट स्पिरिट घास एक छोटी संख्या नहीं थी। अगर कोई उसके लिए भुगतान करने को तैयार होता तो स्वाभाविक रूप से आदित्य स्वीकार करने को तैयार होता। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने अंततः प्राचीन शहर में प्रवेश किया। उस पल में आदित्य प्राचीन शहर की मजबूत आभा को महसूस कर सकता था। वह देख सकता था कि प्राचीन शहर के भीतर कई विशेषज्ञ छिपे हुए